अपना पंचायती राज व्यवस्था या ओवरऑल पंचायती राज व्यवस्था ही पढ़ेंगे आप लोग पहले तो, ठीक है ना। पंचायती राज, ठीक है ना, पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज व्यवस्था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अगर थोड़ा इतिहास को रुक करने की कोशिश करूं मैं तो क्या रहेगा, हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर ना हम लोग, तो हमारे भारत के अंदर जो है ना 1957 में, ध्यान से सुनना आप लोग, 1957 के अंदर, 1957 के अंदर एक पर्सन रहे हैं जिनका नाम है बलवंत राय मेहता, ठीक है ना। इनका नाम आप लोगों को शायद याद होगा, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, इनकी एक कमेटी बैठी थी। इन्होंने एक राय दी थी कि भारत जो है ना, भारत के अंदर पंचायती राज सिस्टम बनना चाहिए। इनकी एक राय थी, इनका एक रिकमेंडेशन था कि भारत के अंदर जो है ना वो पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज सिस्टम बनना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। क्या होता है पंचायती राज सिस्टम? देखो ऐसा है कि दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं, सभी देशों के अंदर पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम है, ऑलरेडी है। लेकिन क्या है कि वहां पे इतनी ज्यादा जनसंख्या ना होने के चलते जो केंद्र की सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वही उन पंचायती राज व्यवस्था को गवर्न कर लेती है, या यूं कहिएगा यूनाइटेड गवर्नमेंट है। लाइक अमेरिका की बात करो, लाइक आप यूके की बात करो, तो वहां पे यूनाइटेड गवर्नमेंट है जो कवर कर लेती है, ठीक है। लेकिन हमारा प्यारा भारत जो है वो बहुत बड़ा है। किस टर्म में? जनसंख्या के टर्म में, पॉपुलेशन के टर्म में बहुत बड़ा है। इतना बड़ा भारत है, 140 करोड़ से हम लोग ज्यादा हैं, तो यहां पे किसी एक सरकार के हाथ में ये कंट्रोल करना मुश्किल है। भाई आप कहिएगा कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार, फिलहाल बीजेपी की सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो इस डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर ले, नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक काम करो सर, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट बोले तो सर राज्य सरकार है। फॉर एग्जांपल हरियाणा है तो हरियाणा के लिए कहिएगा, यूपी है तो यूपी के लिए कहिएगा। सर राज्य सरकार इनको चला ले, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूपी की बात करूं तो भारत में अकेला उत्तर प्रदेश जनसंख्या वाइज बहुत बड़ा है, तो उसमें भी बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि उसको अकेला एक ही जगह से एक सरकार कंट्रोल कर पाए। इसलिए क्या किया, स्थानीय स्वशासन लाना बहुत जरूरी था। भारत में स्थानीय स्वशासन लाने का एक मतलब यह भी था कि भारत में गांधी जी हुए थे। देखो जिसको भी राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत जानना हो ना, पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है ना वो समझना हो या जानना हो, तो वो पर्सन मेरे हिसाब से गांधी जी को जरूर पढ़े। गांधी जी बहुत ज्यादा, मतलब इस राजनीति से प्रेरित या राजनीति को बहुत सूझबूझ से उन्होंने प्रयोग किया। उनके कहे गए भाषण, उनकी प्रतिक्रिया, उनकी चीजें, इंडिया आफ्टर गांधी एक बुक है वो पढ़ा है मैंने, बहुत मतलब मजेदार है, आप पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। बिपिन चंद्रा का हिस्ट्री किसी ने पढ़ा हो, हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट रहा हो तो उसने डिटेल से, तमिलनाडु बोर्ड पढ़ा हो, तो मतलब बहुत ही फैबुलस लिखा है। बस गांधी जी को राष्ट्रपिता बना दिया तो करके थोड़ा, या महात्मा बना के रूप में हम देखने लग गए, तो कुछ उनकी गलतियां वो हम सहन नहीं कर पा रहे। तो खैर बहुत सारी चीजें उन किताबों में लिखी है। तो गांधी जी का एक बात थी, शायद आपने सुना है, कि भारत गांव में बसता है। रियलिटी भी है, भारत गांव में बसता है। और गांव में अगर लोगों को स्थानीय स्वशासन नहीं दिया गया तो लोग क्या है कि मतलब थोड़ा भड़के हुए रहेंगे, या लोगों को यूं समझिएगा एक खुद का इंडिपेंडेंस फील नहीं होएगा। भाई यूं समझो कि केंद्र सरकार सब कुछ कर रही है, मजा नहीं आ रहा कि यार हमारे तो थोपा जा रहा है सब कुछ। इसलिए लोगों के हाथ में सरकार, भी गांव का सरपंच चुनते हो तो आप अपनी मर्जी से चुनते हो, और आपके लोकल लेवल पे भी आपका गली का कोई काम करवाना है, आपका कोई पानी का काम करवाना है, कोई रोड पक्का करवाना है, तो वो काम आप डायरेक्ट सरपंच को कहोगे, सरपंच ऊपर अधिकारी ऊपर, ऐसे ऐसे चलेंगे। फिर ये तो आप बड़े फ्रिक्वेंट हो या बहुत ज्यादा लीनियंट हो गए, आराम से मजे से कह सकते हो, सरपंच से आपका भाई दोस्ती हो सकता है, वो गांव का बंदा है, उसको आसानी से कह दो, अगर वो आपका काम करवा देगा। तो इसलिए स्थानीय स्वशासन होना बहुत जरूरी था। कई सारी समितियां पॉलिटी के अंदर आई है, एल.एम. सिंह भी आई है, अशोक मेहता भी आई है, पर उनमें से एक जरूरी है तुम्हारे लिए यहाँ पे पढ़ना, वो है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने 1957 के अंदर रिकमेंडेशन दिया था, इनकी रिकमेंडेशन को अपनाया गया, माना गया, और इनकी रिकमेंडेशन को माना गया तो मान करके भारत में पहली बार 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है, ठीक है ना। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम जो है ना आपका, पंचायती राज सिस्टम ये आता है। और ये कहां पे आता है सबसे पहली बार? तो ये सबसे पहली बार आता है सर राजस्थान में आता है, ठीक है ना। ये सबसे पहली बार आता है आपका राजस्थान में। राजस्थान में कहां पे आता है सर? राजस्थान के अंदर आता है आपका नागौर में। और नागौर में भी कहां आता है सर? नागौर के अंदर 2 गांव है, एक तो याद रख लेना आप लोग, बगदरी याद कर लेना, ठीक है ना, बगदरी।
बगदरी, और एक याद कर लेना आप लोग कासनी, ठीक है ना, बगदरी और कासनी इनमें आता है। भाई दोनों ऑप्शन में हो तो बगदरी लगा देना, अदरवाइज अलग लगाए तो कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन आगे पीछे का फर्क था इनमें, बगदरी और कासनी आपका, ठीक है ना, ये दो आप लोगों को याद रखना है। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सिस्टम इंडिया के अंदर आता है, और ये आता कहां पे, सबसे पहले राजस्थान के अंदर नागौर के अंदर आता है। जिला जिला तुमसे कोई पूछे तो बताइएगा जिला सबसे पहला कौन सा था, तो जिला आपका नागौर है। राज्य पूछे आपसे, राज्य राजस्थान बता देना है। तारीख पूछे तो बता देना है। गांव गांव खैर बहुत इन डेप्थ की बात होगी, नहीं हो सकता है पूछे तुमसे इस लेवल पे, लेकिन हाँ राज्य और जिला ये पूछना स्वाभाविक है। ईयर याद कर लेना, तारीख भी वैसे तो याद हो जाएगा 2 अक्टूबर, लेकिन फिर भी आप लोग ईयर याद करेंगे तो ठीक है, चलेगा आपके लिए। अच्छा, अगली बात इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, अगली बात इंपॉर्टेंट ये आती है इसके अंदर आपकी कि जब ये पंचायती राज व्यवस्था सिस्टम आ गया है, सबसे पहले तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे कहां पे आया सर, सेकंड नंबर पे बताता हूं, उसके थोड़े से दिनों के बाद आंध्र प्रदेश के अंदर आया था। थोड़े से दिनों का मतलब क्या है, थोड़े से दिनों का मतलब है 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 1959, 11 अक्टूबर 1959 को यही आपका पंचायती राज सिस्टम है, पीआरएस लिखूं समझ जाना, पंचायती राज सिस्टम लिखा है मैंने, ये आया है आपका भारत के एक राज्य में, जिस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेट है, इसका भी जिक्र हम किसी दिन करेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना समझो कि आंध्र प्रदेश जो है ना इसके अंदर आया, विजयवाड़ा वाले क्षेत्र के अंदर आया था। ये भी पॉइंट बाकी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। अच्छा सर जी, आप लोगों के लिए ये तो चलो ठीक है, आंध्र प्रदेश में आ गया। अब आगे की बात क्या है, आगे की बात ये है कि यहां पे ये पंचायती राज सिस्टम आया तो है, लेकिन ये किन आधारों पे आया है, मतलब इसका क्या मूलभूत आधार था, क्या कहना था इनका, या इस रिपोर्ट में क्या था, जैसे आपने कहा कि इन द ईयर ऑफ 1957, 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए अपनी रिपोर्ट, अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार को सौंपी है। तो क्या थी वो रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन समझते हो ना आप लोग, क्या चीज रिकमेंड, भाई ये चीज कर लेनी चाहिए। जैसे आपने मेरे को कहा कि सर आपने आज ब्लैक टी शर्ट पहना है, आपको व्हाइट टी शर्ट पहन लेनी चाहिए, आपकी व्हाइट अच्छी लगेगी। सर एक काम करो, आप बाल ऐसे ऐसे करके आओ आज, एक काम करो कल ऐसे ऐसे करके आना, चोटी करके आना, बहुत अच्छे लगोगे। ये रिकमेंडेशन है सर, ठीक है ना। एक कोई कह दे नहीं सर ऐसा कैसा करो, बाल ना आप बीच बीच में ऐसे टकले बन के आओ, रिकमेंडेशन है आपकी। ऐसे बहुत सारी रिकमेंडेशन आई थी, उल फिजूल की हो सकती है रिकमेंडेशन, तो इनकी रिकमेंडेशन 3 थी। इनकी रिकमेंडेशन आज भी चल रही है। पहली इन्होंने कहा था कि जो गांव लेवल होता है ना, गांव ग्राम लेवल, इस पे इन्होंने कहा कि सरपंच बना दो, ठीक है ना, इस पे इन्होंने कहा कि आप सरपंच बना दीजिएगा, गांव के लेवल पे सरपंच होना चाहिए, गांव का मुखिया सरपंच होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा एक लेवल होता है ब्लॉक लेवल होता है आपका, ब्लॉक, ब्लॉक को आप लोग कहा करते हो खंड के नाम से जाना करते हो, और इसमें आपका खंड अधिकारी होगा, ब्लॉक मेंबर समिति, जो पंचायत समिति के मेंबर होते हैं ना आपके, या इसको आप लोग कहा करते हो खंड अधिकारी, खंड अधिकारी, खंड अधिकारी या ब्लॉक मेंबर्स रहते हैं आपके, पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं आपके, ठीक है ना, ब्लॉक मेंबर, तो वो इसके अंदर आप अपॉइंट कर दीजिएगा। 2 गांवों पे भी हो सकता है ये, 3 गांवों पे भी हो सकता है ये। तीसरा जो आपके पास में आता है, उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट आता है, आई मीन जिला आता है आपका, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो जिला है ना, इसके लिए आप लोग क्या बनाइएगा, जिला परिषद बना दीजिएगा, ठीक है ना, इसके लिए आपका होना चाहिए जिला परिषद होना चाहिए। ये इनका एक रिकमेंडेशन था, ये बलवंत राय मेहता जी का रिकमेंडेशन था। इस रिकमेंडेशन को आज भी आप फॉलोअप कर रहे हो तो आप 3 लेवल पे आज काम होता है। ये भी थोड़े दिन पहले ही, पिछले ही साल इलेक्शन हुए तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक गांव है, गांव लेवल के ऊपर सरपंच बनते हैं। ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल में 2 गांव या 3 गांवों को शामिल किया जाता है, तो उसके ऊपर एक खंड अधिकारी या ये आपका जो है ना ब्लॉक मेंबर बन जाता है, पंचायत समिति अधिकारी जिसको बोला करते हैं, और पंचायत समिति मेंबर भी कहते हैं। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका बनता है जिला परिषद, और ये तकरीबन या तो 15 गांव, 16 गांव, 18 गांव, इस तरीके से उनके ऊपर एक आपका पर्सन रहता है जो जिला लेवल को रिप्रेजेंट किया करता है आपका। मतलब एक जिले में 2 4 5 हो सकते हैं ये, लेकिन हाँ जिला लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिला परिषद है। कईयों ने 2 रिकमेंडेशन दी थी, 2 लेवल पे होना चाहिए, कईयों ने 1 दी थी, पर अभी फाइनली आपके पास में 3 है। इस बात को भी आपको यहां से याद करना है डियर, ठीक है। तो चलो सर ये 3 तो हो गए आपके लिए, 3 लेवल की रिकमेंडेशन भी होगी, ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है। अब अगली बात ये आती है कि आज भारत के अंदर अगर कोई तुमसे पूछ ले कि पंचायती राज व्यवस्था
के मालिक कौन है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि पीआरएस, ठीक है ना, पीआरएस के जनक, ये पहला सवाल आपका बन सकता है। पीआरएस के जनक कहे, पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी कहे, या पंचायती राज व्यवस्था के मेकर कहे, ये सब नाम आप लोगों को एक ही देना है और इनका नाम आपको देना है क्या, बलवंत राय मेहता। ठीक है ना, बलवंत राय समिति कहिए या कमेटी कहिए, इनको ही आप कहेंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है ना उसके फाउंडर यही कहलाए हैं। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था के जनक है, शिल्पी है, मतलब मेकर है, बनाने वाले हैं, ये वही है। कहां से शुरू हुई, अब आपको याद रहेगा ये, राजस्थान में। कहां से, राजस्थान में कहां से, नागौर से। नागौर में बगदरी कासनी। दूसरा राज्य कब था, दूसरा राज्य आपका है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश है। अब इसी व्यवस्था को धीरे धीरे हरियाणा तक लेके चल रहा हूं मैं। थोड़ा ग्राउंड लेवल बना रहा हूं, थोड़ा बेस बना रहा हूं। ये मेरी आदत है कि मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ाता हूं, ठीक है ना, और कोशिश करूंगा खैर मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर पाऊं अपने आप पे, जितना हो पाया उतना तो। लेकिन फिर भी ऐसा है कि कुछ चीजों को बेस बनाना बड़ा जरूरी होता है। मोटा मोटा पढ़ाने से वो चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती है, लेकिन कोशिश करूंगा अपने आप पे मैं कि थोड़ा आप लोगों को ठीक है थोड़ा कंट्रोल में करवा पाऊं। क्योंकि जनरली क्या है कि मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही है कि मैं पढ़ाता ही एचपीएससी यूपीएससी वालों उनको ही हूँ, उसी वो आदत बनी हुई है कि डेप्थ में घुसा रहे, ठीक है ना। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो भारत के अंदर फिर आगे की बात करें अगर हम लोग, तो आगे की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था को अभी देखो ऐसा तो लागू तो कर दिया, लेकिन उनको कानून तोड़ना है। भी कहीं से कोई नियम नहीं बना हुआ, कहीं से कोई कानून नहीं बना हुआ, कहीं से कुछ रूल्स नहीं है, तो ऐसे तो कुछ नहीं, तो अप्लाई कर लिया, कुछ नहीं भी करेंगे भाई। जब तक कोई नियम ना हो, भी फॉर एग्जाम्पल आपके लिए नियम है कि एग्जाम दिए बिना आप नौकरी नहीं लगेंगे, तो बिना नियम के तो कई तुक ही नहीं बनता ना। बोले ठीक है, कोई ऐसा है कि पेपर दो तो भी लग जाओगे, ना दो तो भी लग जाओगे, ऐसा ऑप्शनल चीजें नहीं है। सबके लिए नियम है कि एग्जाम देना ही पड़ेगा, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी इतने मार्क्स का है तो भी चलेगा, ऐसे कुछ रहता है आपका ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज रहेगा आपका, अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि हम लोगों को जो है ना कि एक नियम, इसके लिए एक बिल लाना पड़ेगा। जैसे थोड़े दिन पहले तुम लोगों ने सुना होगा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ है। ये क्या है विधेयक, ये विधेयक है कि महिलाओं को पूरे भारत में लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का विधेयक है। ऐसे तो कुछ राज्यों ने दे ही रखा है। भारत में एक गरीबों के मसीहा नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री आए थे, पीवी नरसिम्हा राव, जानते होंगे, कभी सुना होगा, पॉलिटी को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, या कभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो डिटेल से समझाऊंगा, पर अभी के लिए इतना समझ लीजिएगा कि पीवी नरसिम्हा राव जो थे ना, उन्होंने सबसे पहले ये आवाज उठाई थी कि पंचायतों में 33% का आरक्षण होना चाहिए महिलाओं का। हुआ भी, और भारत के अंदर आज ये आलम है उनकी वजह से कि कुछ कुछ राज्य तो 50% महिलाओं को आरक्षण दे चुके हैं पंचायती राज में। और आप और दूर जाते ही क्यों हो, आप अपने हरियाणा पे रहिएगा ना, हरियाणा राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण है पंचायती राज में। शायद आप इस बात को भली भांति जानते होंगे। 2020 में, ये मुझसे कोई रेगुलर करंट अफेयर पढ़ रहा था, मैंने 2020 में अपने 5 नवंबर 2020 के करंट अफेयर वीडियो में शायद ये पढ़ाया था, मुझे जहां तक तारीख याद है इसकी। और ये बिल आया था उस टाइम पे तो विंटर सेशन में, फिर धीरे धीरे करते हैं हरियाणा में अप्लाई भी हो चुका है ये 50% आरक्षण। मतलब जितना हक पुरुषों का है ना पंचायती राज में, उतना का उतना हक महिलाओं का है। लेकिन हाँ, केंद्र सरकार में अभी 33% का है। अभी तो कानून नहीं बना, मतलब राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे, खैर मोस्ट प्रॉब्ली कर ही देंगे, उसमें कोई खास अड़चन नहीं आने वाली, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया तो ठीक है सर। अब इसके लिए जो है ना आगे की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डियर, ठीक है ना। सो नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो देखो ऐसा है कि पंचायती राज के लिए फिर नियम बना, और भारत में एक 73वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन हुआ आपका, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन हुआ आपका, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान, अरे क्या लिख दिया मैंने, 73वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है ना, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा करते हो आप लोग। इसमें क्या हुआ, ये हुआ कब है, 1992 को हुआ है, 1992 में हुआ है। और इसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है, ठीक है ना। इसमें क्या किया, इसमें पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम जो है ना, पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया है, पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया है इसके अंदर, ठीक है ना। इस पूरे भारत में लागू कब हुआ, पहले इसको समझाऊंगा, एक बार लिख देता हूं। भारत में लागू कब हुआ, भारत में लागू, तो भारत में ये लागू होता है मेरे प्यारे बच्चों
24 तारीख को, कौन सी 24 को, 24 अप्रैल को लागू होता है। 24 अप्रैल 1993 को, 1993 को लागू होता है ये पूरे भारत में। लेकिन पूरे भारत में एक साथ लागू नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो ये पूरे भारत के अंदर लागू होने के साथ साथ जो है ना आपका एक बात और कही गई इंपॉर्टेंट, कि पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, लेकिन सभी राज्यों को कुछ अल्टीमेटम दिया गया कि आप अपने एक साल का समय है, देखो एक बार में तो चीजें लागू नहीं हो सकती। एक किसी ने बैंकर पॉलिसी पढ़ी होगी, आजकल बैंक में कुछ आप लॉकर में कुछ रख के आते हैं ना, अभी थोड़े दिन पहले लॉकर पॉलिसी आई थी, आई तो हालांकि बहुत पहले है, 2020 में आ गई थी, एक साल का मतलब 21 में आ गई थी, 22 में टाइम दिया था, अब एक साल का टाइम और दिया है। बैंकर पॉलिसी, बैंकिंग लॉकर में कुछ आप सामान रख के आते हो ना, उसकी एक पॉलिसी आई है नई इंडिया के अंदर, ठीक है ना। वो भी मैं आपको समझाऊंगा करंट अफेयर्स की क्लासेस में, पर फिलहाल के लिए इतना समझो कि एक साल का समय दिया गया, एकदम तो इतना बड़ा भारत हो नहीं सकता। एक साल का समय मतलब 24 अप्रैल 1993 से लेके और 24 अप्रैल 1994 तक का जो है ना वो समय दिया गया। इसमें अपन हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा वालों ने, हरियाणा ने कब ज्वाइन किया है इसको, तो हरियाणा के अंदर पंचायती राज व्यवस्था, हरियाणा में पंचायती राज सिस्टम, हरियाणा में पंचायती राज सिस्टम जो है ना ये आया कब है, तो ये आया है माय डियर 22 तारीख को आया है, 22 अप्रैल 1994 को आया है आपका, ठीक है ना। 22 अप्रैल 1994 को जो है ना हरियाणा के अंदर आया है। हरियाणा के अंदर पंचायती राज के लिए एक नियम कब से लागू हुए थे, तो हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के नियम हरियाणा में पंचायती राज सिस्टम के नियम या कहिएगा रूल, तो ये जो रूल लागू हुए थे ये अगस्त के अंदर लागू हुए थे, थोड़े दिनों के बाद में लागू हुए थे, मतलब 24 अगस्त को लागू हुए थे ये, ठीक है ना। तो 24 अगस्त के दिन लागू हुए थे, 24 अगस्त 1994 को लागू हुए थे हरियाणा के अंदर, स्पेशली ये नियम लागू हुए थे। अच्छा, हरियाणा में पंचायती राज के लिए जो बजट जो था ना आपका, उसको स्वीकार कब किया गया था, तो उसको बजट 1996 में स्वीकार किया गया था। हरियाणा में पंचायती राज का बजट स्वीकार, 1996 का जो बजट था ना, 1996 का, उसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था का बजट जो है ना उसको स्वीकार किया गया था, आपका ध्यान रखना। और अगर एग्जैक्ट इसकी तारीख बताऊं तो 14 अगस्त 1996 था ये, 14 अगस्त 1996 था, ठीक है ना। बजट नियमावली इसका पूरा नाम था, तारीख ना भी याद करो तो चल जाएगा आपके लिए ये वाला, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए एक बार इस बात को पूरी समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे तो याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे थे, संविधान संशोधन। सबसे पहला एक सवाल आएगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है, संविधान संशोधन कहते किसे हैं सर, पहला सवाल तो हमें यही समझाना बहुत जरूरी है। भाई देखो, आज आपने एक नोट्स बना लिया मुझसे, ठीक है, और आपने आज नोट्स बना के अपने कॉपी पे रख लिए हैं, लेकिन मैंने उसमें कुछ लिखवा दिया आपको, जस्ट लाइक ऐसे लिखवाया कि हरियाणा राज्य के अंदर वर्तमान के अंदर 3 पुलिस जिले हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखवा दिया, फिलहाल के लिए वैसे 3 ही है, या यूं कहो थोड़े दिन पहले मैंने लिखवाया होता तो कहता 2 पुलिस जिले, एक हांसी और एक मानेसर। लेकिन आपको पता होगा रिसेंट एक डब वाली जो सिरसा का है उसको तीसरा पुलिस जिला हरियाणा में घोषित कर दिया। पहले मैंने 2 पुलिस जिले लिखवाए थे, अब एक और ऐड हो गया, तो पहले तो 2 थे, अब मैंने कहा कि बच्चा आपके नोट्स में आप क्या करो, थोड़ा करेक्शन करो और 2+1 करके यानी कि 3 कर दो। या जैसे मैं आपको विधानसभा का ही लगा लो, चलो आज 90 विधानसभा है, थोड़े समय के बाद में हो सकता है 90 से बढ़ के आपके 126 हो जाएंगी, तो मैं कह रहा हूं कि आज पहले आपने जो 90 लिखी थी ना, आज इसे बढ़ा के 126 लिख लीजिएगा आप लोग। हरियाणा में आज वर्तमान में 22 जिले हैं, हो सकता है भविष्य में बढ़ के 25 जिले हो जाएंगे, 26 जिले हो जाएं। तो ये अगर मैं कहूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट्स में कुछ ऐड किया है। ऐसा जो हमारा मूल संविधान बन के तैयार हुआ था उसको बाद में ये कहा गया था कि इट इज एडिटेबल, यानी कि इसको आप चेंज कर सकते हो, इसमें बदलाव करने योग्य है, ये प्रोग्रामेबल है, इसमें आप और रीप्रोग्राम कर सकते हो।
और जब जब संविधान संशोधन ऐसे जैसे मतलब जब उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया, अब पंचायती राज व्यवस्था मूल रूप से तो थी नहीं जब भारत बना था, लेकिन बाद में समय के अनुसार चीजों की जरूरत पड़ी। लाइक जैसे जीएसटी की बात लो आप लोग, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आपकी मूल रूप से तो थी नहीं लेकिन बाद में उसको एडॉप्ट किया गया, तो 73 नंबर पे चेंज हुआ ये। मतलब अब से पहले 72 चेंजेस कर चुके थे आप लोग, तो 73वां चेंज हुआ। ये चेंज हुआ था 1992 के अंदर, और चेंज होके उसमें जोड़ा क्या गया, उसमें पंचायती राज को जोड़ दिया गया। सर जोड़ा गया तो ऐसे तो लिखा नहीं होगा सीधा ही, तो कुछ जगह पे लिखा होगा। और अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं, मतलब आप पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसका कंफर्म ये सीधा लिंक आता है कि आप कोई ना कोई आर्टिकल की बात कर रहे होंगे, ये फॉर श्योर है। आर्टिकल की बात अगर कर रहे हैं आप लोग तो समझ जाइएगा इसका आर्टिकल कौन सा है। इसका आर्टिकल जो है ना, मैं आपको एक अलग अलग पन्ने पे लिख रहा हूं, ये पंचायती राज सिस्टम का आप अनुच्छेद की बात करते हो या आप लोग आर्टिकल्स की बात करते हो, तो ये है 243 ए से लेके ओ तक आर्टिकल। हालांकि बहुत लंबा आर्टिकल है, इसमें भी बहुत सारे डिटेल है, A1 A2 A3 करके, मतलब काफी लंबा आर्टिकल है, बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल है। पर मुद्दई तौर पे आप याद कर लो, तुम्हारे पेपर के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट होगा कि 243 ए से ओ तक है, 15 आर्टिकल है इसके अंदर, अकेले के अंदर, ठीक है ना। पंचायती 243 ए, तो BCDEFGHI ऐसे करके आपके टोटल 15 तक है। आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, ओ का मतलब 15 होता है, जैसे A1 पे आता है 2B C D, ऐसे टोटल 26 लेटर है तो 15 पे ओ आता है आपका। ऐसे टोटल इसमें 15 आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्पेशली मेंशन कर दिया गया। मेंशन कर दिया गया मतलब ये आपका जो है ना पूरा आर्टिकल आ गया, पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया 24 अप्रैल के दिन। 24 अप्रैल में लागू किया गया, एक साल का राज्यों को समय दिया गया, उसमें से हमारे हरियाणा राज्य के अंदर 22 अप्रैल 1994 को आया है। अच्छा, हरियाणा के अंदर पंचायती राज सिस्टम के रूल जो है ना, स्पेशली अलग से रूल आए थे, 24 अगस्त को आए थे 1994 में। और हरियाणा में पंचायती राज सिस्टम का जो बजट जो है ना, बजट नियमावली जो आई थी ना, वो 1996 में आई थी, 14 अगस्त 1996 को जारी किया गया था। ये भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो हरियाणा ने जो है ना 22 अप्रैल 1994 को ही अपनाया है, इस बार भी यही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। हरियाणा ने पंचायती राज सिस्टम को जो है ना अडॉप्ट किया, ये हरियाणा में ये आया है, समझिएगा। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इसके नियम रूल वो तो अलग अपडेशन है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। और आगे चले, अब और आगे चलते तो यहाँ पे थोड़े थोड़े सवाल और बनेंगे। जैसे 24 अप्रैल की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो 24 अप्रैल जो है ना, 24 अप्रैल, इस दिन हम भारत के अंदर जो है वो पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। पंचायती राज डे जो है ना हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं पूरे भारत के अंदर, पंचायती राज डे। 24 अप्रैल के दिन ही आप लोग याद कर लेना, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है वैसे, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे, चलो ये तो क्या जरूरत नहीं है, मतलब वैसे याद कर देना, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पे कर दिया। एक इस दिन अवार्ड भी दिया जाता है, लता दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है ना, इस दिन अवार्ड दिया जाता है लता दीनानाथ लता दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है ना। ये अवार्ड भी दिया जाता है इसी दिन। ये पहली बार अवार्ड मिला था पीएम मोदी जी को, पीएम मोदी जी को 2022 में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और दूसरा जो मिला है ना अभी 2023 का, ये मिला है आशा जी को, आशा भोसले जी है ना, आशा भोसले, इनको मिला है 2023 का, ठीक है ना, 24 अप्रैल के दिन ही। 24 अप्रैल के अंदर जो है ना एक और इंपॉर्टेंट डे है, 24 अप्रैल के दिन ही भारत के अंदर एक स्वामित्व योजना लागू हुई थी, जो सबसे पहले हरियाणा में आई थी एक्चुअली, इसलिए बता रहा हूं ये। 24 अप्रैल 2020 को भारत में स्वामित्व योजना लागू। ये योजना है क्या, ये योजना है लाल डोरे से मुक्त करने वाली योजना है, लाल डोरा मुक्त योजना। पूरे भारत में लाल डोरा मुक्त योजना सबसे पहले जो है ना आपकी, ये कहां पे आई है, भारत में पहली बार, भारत में पहला लाल डोरा मुक्त गांव, लाल डोरा मुक्त गांव हरियाणा के अंदर है, करनाल का, करनाल का सिरसी गांव है। ये कब हुआ लाल डोरा मुक्त, ये हुआ 26 जनवरी को,
26 जनवरी 2020 को किसने किया? मनोहर लाल जी ने, सीएम मनोहर लाल। ठीक है। क्या होता है लाल डोरा? लाल डोरा का मतलब ये होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो लाल डोरा का मतलब ये होता है आपका कि कोई ऐसी जमीन जो अंग्रेजों की मालिकाना हक, अंग्रेजों का जो मालिकाना हक होता है ना आपका, जैसे अंग्रेज ना पहले जमाने में ऐसे लाल धागे से जमीन का एक कब्जाई क्षेत्र कर लेते थे, और वो कब्जाई क्षेत्र ऐसे पड़ा रहता था आपका। अब क्या है कि जमाना बढ़ता गया तो एग्जैक्ट लोकेशन मतलब फिक्स होनी चाहिए कि इतनी जगह मेरी है, इतनी जगह मेरी, इतनी जगह मेरी, तो वो तो अब था नहीं। इस करके जमीनों को फिक्स करने के लिए लाल डोरा फ्री करके स्वामित्व कार्ड सौंपे गए हैं, सबको स्वामित्व कार्ड दिए गए, भैया इतना प्लॉट नंबर इतने बाय इतने का प्लॉट तेरा, इतने बाय प्लॉट इतना तेरा। हो सकता है आपके गांव में भी आए होंगे, अगर आप गांव से संबंध रखते हो तो आपको ये लाल डोरा मुक्त वाला शायद आपको घर को मिल ही गया हो। अगर आप गांव में रहते हो, गांव के घरों के लिए जो है ना ये वाला सिस्टम था आपका लाल डोरा मुक्त होना। अंग्रेजों के 1903 से 1908 के दौरान ये सिस्टम प्रणाली थी। उससे फिर कब्जाई क्षेत्र चल रहा था, भाईचारे में मैं यहाँ रह रहा हूँ, तुम यहाँ रह रहे हो, इस टाइप से क्षेत्र में कहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए खैर ये तो बात हो गई आपका यहाँ पे। अब इसके बाद में जो है ना हमारे पास में अगली बात इंपॉर्टेंट आती है। चलो ये तो चीजें आपके पास में बेसिक चीजें हो गई कि हाँ पंचायती राज व्यवस्था के लिए ये है। पंचायती राज का काम क्या होता है सर? अगर थोड़ा बहुत आपसे कोई पूछ ले तो पंचायती राज का सिंपल सा काम आप समझ लो कि गांव है, गांव के अंदर मतलब मान लो कि जैसे कोई बिजली का लगा लीजिएगा, सड़कों का लगा लीजिएगा, पुल का लगा लीजिएगा, या बेसिक आपका जो है ना एजुकेशन का सिस्टम लगा लीजिएगा आप लोग, या बिजली का लगा लीजिएगा, गरीबी को हटाना है, मेले हैं, ये बात भी जरूरी है वैसे। पंचायती राज के कार्य गांव में बिजली, पानी, सड़क, पुल, शिक्षा और स्वास्थ्य और प्राइमरी एजुकेशन, भूखमरी को कम करना, भूखमरी को कम, रोजगार, साफ सफाई, टीकाकरण, आंगनवाड़ी। ठीक है ना, ये जो सारी व्यवस्था है ना, ये सारी व्यवस्था गांव से संबंधित कह सकते हो आप लोग, या कोई इसके अलावा भी हो सकता है ये आपका पशुपालन, पशुपालन। ठीक है ना, और आपका जो है ना पशुपालन के अलावा रोजगार हो गया, साफ सफाई हो गया, और मेले हो गए गांव में। ठीक है ना, समय समय पे मेले लगना, जो मेले लगते हैं वो भी एक सरपंच या ग्राम सरपंच का ही एक काम हो सकता है आपका यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, एक छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनको क्या कहते हैं वो, खादी उद्योग है ना, खादी एवं ग्रामोद्योग, खादी और ग्रामोद्योग, सिंचाई व्यवस्था खेतों के लिए, ठीक है ना, पेयजल व्यवस्था, ठीक है ना, नहरें, ठीक है ना, कृषि और कृषि के कार्य मतलब कृषि यंत्र। आजकल कृषि यंत्र आपको पता होगा तो उस पे मिल रहे हैं, किराए पे मिल रहे हैं। तो ये सारा काम जो है ना आप लोगों को यहाँ से याद कर लेने हैं डियर। ठीक है ना, तो ये सारे काम हैं एक्चुअली किसके कह सकते हो आप लोग, गांव के सरपंच के या पंचायती राज के ही एक प्रकार से काम हो सकते हैं। जैसे गांव के अंदर आपकी बिजली वगैरह भी आई थी, ठीक है ना, तो वो क्या कहते हैं आप लोग उसको विद्युतीकरण कह दीजिएगा। ठीक है ना, वैसे बिजली का लिख दिया ना मैंने, तो सबसे पहले 1970 में जैसे आई थी ना, 1970 में बिजली हरियाणा के अंदर जो आई थी आपकी। भूमि सुधार का भी काम गांव ही करती है वैसे, भूमि सुधार मतलब कोई बंजर भूमि पड़ी है तो उसको ठीक करना। ठीक है ना, गौशाला, आजकल करंट अफेयर है ये, गौशाला के लिए जमीन अलग से देना, आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनके लिए कह सकते हो आप लोग, गांव की चकबंदी करना, चकबंदी करना,
एक गांव की बाउंड्री सेट करना, ठीक है ना, सुरक्षा का ख्याल रखना, सुरक्षा, ठीक है ना। तो ये सारे काम हैं, आदि लिख देता हूं मैं, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं छोटे मोटे। तो इन सभी से संबंधित जो है ना आपका, हाँ, खेल, खेल से संबंधित भी कह सकते हो आप लोग, खेल, ठीक है ना। ये सभी जो है ना आपसे रिलेटेड है, कह सकते हो आप लोग कि गांव के सरपंच के काम है, गांव मतलब पंचायती राज व्यवस्था कह सकते हो आप लोग ये, ठीक है। परिवार कल्याण के भी हो सकते हैं, फ्यूल से रिलेटेड भी कह सकते हो तो आप लोग, ठीक है। इत्यादि लिख दिया ऐसे, मतलब और छोटे मोटे काम भी आपके आगे आएंगे तो काम हो जाएगा डियर, ठीक है। चलिए सर, इसकी बाद में आगे की बात करें कि हरियाणा के अंदर जब पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम पे कौन से मुख्यमंत्री थे जब हरियाणा के अंदर जो है ना पंचायती राज व्यवस्था को स्टार्ट किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था को जब स्टार्ट किया गया था तब हरियाणा के अंदर भजन लाल मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। तो सर मैं भी सरपंच रही हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, किया इनमें से कोई एक आधा काम। तो हरियाणा में पंचायती राज सिस्टम जब लागू हुआ तब सीएम थे चौधरी भजन लाल, ठीक है ना, चौधरी भजन लाल, ठीक है। चौधरी भजन लाल जो है ना वो सीएम थे हरियाणा के अंदर जब ये पंचायती राज सिस्टम हरियाणा के अंदर लागू हुआ था आपका। पंचायती राज सिस्टम जो है ना ये एक राज्य सूची का विषय है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। मतलब हमारे भारत के अंदर आप लोग जो है ना सूचियां पढ़ते हैं, जैसे एक आपकी कंकरेंट लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट, आपकी तीन, मतलब आप लोग समवर्ती सूची पढ़ते हो, राज्य सूची पढ़ते हो, केंद्र सूची, ऐसे सूचियां पढ़ते हो ना, उसमें से राज्य सूची का विषय आपका स्टेट लिस्ट में आता है। तो पंचायती राज सिस्टम राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट का विषय है, मतलब ये स्टेट लिस्ट के अंडर आता है आपका, यहाँ पे याद करना। अच्छा सर, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि पंचायती राज व्यवस्था स्टेट लिस्ट में तो आते हैं, ये एक्चुअली कौन सी अनुसूची में आते हैं हमारे, ठीक है ना। पंचायती राज सिस्टम है वो कौन से शेड्यूल्ड में आते हैं, तो पंचायती राज सिस्टम हरियाणा का कहो चाहे भारत का कहिएगा, या वैसे भी लिख सकते हो आप लोग, पंचायती राज सिस्टम अनुसूची नंबर 11 में आते हैं, और इसके अंडर 29 विषय आते हैं, 29 विषय। टोटल भारत में शुरुआत के अंदर जो है ना आपकी यहाँ पे वो टोटल शुरुआत के अंदर आपकी थी 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में बढ़ के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 12 अनुसूची आ गई, जिसमें से 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से ही है। उसमें 11 नंबर अनुसूची के अंदर 29 विषय है, वो पंचायती राज व्यवस्था से ही आते हैं आपके। ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो है ना अगर बात की जाए आपकी कोई भी राज्य हो, उस राज्य के अंदर खैर ग्राम पंचायत का प्रमुख तो सरपंच ही होगा, नो डाउट आपका। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वर्तमान मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में ना 6212 ग्राम पंचायत है, ठीक है। 2011 उसी का डेटा याद करना पड़ेगा आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार कल की क्लास में एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें कुछ फैक्ट्स होंगे आपके, वो भी कंपेयर करूंगा करंट वगैरह के साथ में भी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 6212 ग्राम पंचायत है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत आपको याद रखनी है, 6212 है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो है ना आप लोगों को याद रखना है क्या कि हरियाणा के अंदर जो है ना पंचायत समितियां कितनी है। जैसे मैंने कहा ना ग्राम पंचायत
दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद है। जिला परिषद तो खैर 22 ही होंगे। इसके अनुसार हरियाणा के अंदर, फोन कर रहा है भैया ये हमें, क्या कह रहा था मैं, 2011 के अनुसार हरियाणा में पंचायत समिति, ठीक है ना, टोटल पंचायत समितियां जो है ना हरियाणा के अंदर कितनी है, तो 2011 के अनुसार हरियाणा के अंदर टोटल पंचायत समिति 126 है, 126 है आपकी। जिला परिषद कितने हैं, तो 22 ही है हरियाणा में। जिला परिषद ये 22 है, हर जिले का है तो मतलब 22 तो हो ही गए, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है ना। जिला परिषद तो 22 ही है आपके ये। चलिए सर जी, इसके बाद में जो है ना आपके ये याद रखना है आप लोगों को, और इंपॉर्टेंट सी बात कि हरियाणा में पंचायती राज से संबंधित जो है ना ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी होती है। हरियाणा में पंचायती राज से संबंधित हरियाणा पंचायती राज से ग्राम सभा बैठक मतलब कितनी बार मीटिंग होना जरूरी है, तो साल में देखो 2 मीटिंग होना बहुत जरूरी है, और ये तारीख भी बहुत जरूरी है आपके लिए। एक तो मीटिंग होती है 13 अप्रैल के दिन होती है ये, एक तो 13 अप्रैल, और दूसरी होती है 2 अक्टूबर, ठीक है ना। ये साल में 2 बैठक होना अनिवार्य है, 2 बैठक होना अनिवार्य है, ठीक है ना। 2 बैठक होना नेसेसरी है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। लिए राइटिंग अच्छी है, शुक्रिया। खैर चलो, ये तो बात होगी आपके लिए, यहाँ पे 2 बैठक होना साल के अंदर नेसेसरी है। अब हरियाणा राज्य आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, कि साल के अंदर हरियाणा राज्य जो ना पढ़ी लिखी पंचायतों वाला भी राज्य बन गया। अभी भारत के 2 ही राज्य हैं जिनमें ऐसा व्यवस्था है। भारत का पहला राज्य जो पढ़ी लिखी पंचायतों को व्यवस्था लागू की, भारत में पहला राज्य जिसमें जो है ना पंचायतों में एजुकेशन सिस्टम लागू किया, पंचायतों में एजुकेशन सिस्टम लागू किया, या पढ़ी लिखी पंचायतें जो लेके आया था वो तो लेके आया था राजस्थान। दूसरे नंबर पे हरियाणा है, दूसरा राज्य हरियाणा। सितंबर 2015 में जो है ना इसके लिए संशोधन किया गया था। सितंबर 2015 में पंचायती राज में संशोधन किया गया था, और पहला चुनाव पढ़ी लिखी का हुआ था, पहला चुनाव हुआ था आपका 2016 में, और दूसरा चुनाव हुआ है पढ़ी लिखी का, दूसरा चुनाव वो हुआ 2022 में। सर ये तो 5 साल की नहीं होती पंचायती व्यवस्था? हाँ 5 साल की होती है पंचायती व्यवस्था, लेकिन बीच में कोविड की वजह से जो है ना ये नहीं हुआ था आपका, तो 2016 से फिर 21 में होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से ना थोड़ा गैप आ गया था इसके अंदर, तो उसकी वजह से लेट हुआ है ये। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि हरियाणा के अंदर पढ़ी लिखी मतलब ऐसा भी नहीं है कि केवल पढ़ा होना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए महिलाओं के लिए, 8वीं पास है वो तो चलो ठीक है, लेकिन बात ये है
कि घर में शौचालय होना भी नेसेसरी है, अनिवार्य है ये, ठीक है ना। घर में शौचालय नहीं होगा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, घर में शौचालय नहीं होगा तो भी गड़बड़ है, तो भी कोई मतलब यूं कहिएगा सरपंच पद के लिए नहीं हो सकता है आपका। तो वैसे हरियाणा के अंदर कोई पंचायती राज संस्थाओं के लिए अगर कोई बेस्ट काम करता है कोई भी, तो उसको कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं आपके। जैसे खुले में शौच मुक्त के लिए अगर नहीं होता है तो उस गांव को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कोई गांव अगर है मान लेते हैं, और अगर खुले में शौच मुक्त नहीं है वो, तो उसको 5 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे, ऐसा है आपका, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। खुले में शौच मुक्त के लिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कहीं ऐसा मन करे कि सर थोड़ा बीच में शेरो शायरी कर ले, थोड़ी बातें कर ले हमसे, ठीक है ना। शुरू शुरू में जब हम पढ़ाते थे ना, तो ऐसे ही होता था कि थोड़ा सा पढ़ा दिया, बीच में बातें कर ली, फिर पढ़ा दिया, फिर बातें कर ली, हंस लिए, मजाक कर लिए। अच्छा, बच्चों के वो स्माइली वाले कमेंट आते थे, बहुत अच्छा लगता था, वेल गुड। एक दिन पता क्या हुआ, एकाएक खुद की वीडियो देखने लग गया मैं, अपने आप ही आगे आ गई। अच्छा, वीडियो खुद की, मतलब वो वीडियो एक्चुअली मैं जानबूझ के देख रहा था, कुछ टॉपिक्स था कहीं से उस टाइम पे लिखा होगा, सर्च करके याद करके पढ़ाया होगा, तो बाद में पता नहीं वो पॉइंट मतलब मिस हो रहा था, तो मैंने चलो मेरी वीडियो में ही है देख लेता हूँ मैं। मैंने मेरी वीडियो को ही देखा, तो बीच में वो रुक रुक के पढ़ा रहा था ना, मतलब रिदम टूट रहा था। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे बड़ा बेकार लगा था। मैंने कहा गोली मारने का दिल कर रहा है तुम्हें आज, ठीक है ना। उस दिन के बाद में सोच लिया यार, इस क्लास को हो सकता है कोई रिकॉर्डिंग भी देखता होगा, हाँ, तो रिदम ठीक है। फिर एक दूसरा सवाल मन में आता है कि यार बच्चों का मजाक कर, मतलब बच्चों के साथ में मजाक करना, हंसना खेलना, क्लास में मन लगना, वो भी बहुत जरूरी है। पर इसका मतलब ये है कि कंटेंट इतना अच्छा दे दिया जाए तो कंटेंट में कोई लीन हो जाए, डूब जाए कंटेंट में, नोट्स बनाने में, पढ़ने में ही, तो वक्त ही ना रहे इन चीजों, जरूरत ही ना पड़े कि ध्यान भटके, है ना। तो इस करके फिर अब कंटेंट में लीन हो जाते हैं। अब तो खैर बहुत आदत हो गई है 3-4 सालों से ही कि इसी चीज में ही है। और आपको पता है सिविल्स वाले जब होते हैं तो सिविल्स वाले बच्चे तो वैसे भी नहीं चाहते कि इतनी भी बात की है मैंने, उतना भी वो नहीं चाहते, वहां तो बस पढ़ाओ एंड पढ़ाओ। हम भी वही चाहते हैं, वो भी वही चाहते हैं, ठीक है ना। सिविल्स में तो यही चीजें चलती रहती है, ठीक है ना। खैर एनीवे, किसी दिन आपको पढ़ाएंगे, सिविल्स के लिए भी क्लासेस काम आएंगी आपके लिए कभी तो। एनीवे, तो डेप्थ में पढ़ने का एक अलग ही आनंद होता है। तो क्या कह रहे थे हम, पता क्या है, इसका फायदा बताता हूँ क्या होता है। शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं दिखता, शॉर्ट टर्म में यूं लगता है यार बहुत लंबा हो गया, कैसे याद करेंगे, इतना सारा कैसे याद हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, वो चीजें अपने आप मन में बैठती जाती है, और तब क्या होता है कि सब कुछ सुधरने लग जाता है, दिमाग में गुत्थियां अपने आप सुलझने लग जाती है कि अच्छा ये चीज वहां थी, ये चीज वहां थी, ये चीज वहां थी, तो सुलझने लग जाता है, माइंड बड़ा सुलझा हुआ हो जाता है। और जिसको कहते हैं बेस, आधार, नींव। अब मैं पता क्या, मैं वैसे तो एक इंजीनियर हूं, लेकिन मैंने मेरे बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर किए। तो आज मैं बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा, मतलब पढ़ा लेता हूँ, बहुत ढंग से पढ़ाता हूँ। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट रहा है बायोलॉजी। मेरे कई सारे मेरे चैनल स्टार IQ पे वीडियोस भी पड़े होंगे वैसे। कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर तो मैं मतलब बहुत जी जान से, ICT कंप्यूटर ये तो बहुत दिल से पढ़ा ही रहे। हरियाणा जी के पढ़ा रहा हूँ, पूरा GS पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब बड़े डिटेल से पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैंने क्या किया, पढ़ पढ़ के अपना बेस क्लियर किया, इन चीजों को, एक एक चीजों को, लाइनों को पढ़ा और खूब डिटेल से अपना बेस। अब बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, खुद ने लिखा है, आज भी नोट्स बनाता हूँ। स्टैंडर्ड बुक्स लेके आया हूँ, बुक से पढ़ पढ़ के चीजों को समझा है, क्यूरीज आई तो उनको सॉल्व किया है। एक स्टूडेंट बना हूं मैं। अब किसी ने मुझे कहा कि सर आप इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हैं, भाई तुम कैसे पढ़ लेते हो, तुम भी तो पढ़ लेते हो ना इतने सारे सब्जेक्ट। मैं भी विद्यार्थी ही हूँ, मैं अपने आप को टीचर नहीं कहता, मैं विद्यार्थी मानता हूँ। मैं डेली पढ़ता रहता हूँ, यही मेरा डेली का रूटीन है, लाइब्रेरी जाना, अभी भी 1 घंटा 2 घंटा जाए आता हूँ, स्टूडियो में पढ़ लेना, नोट्स बनाना, A4 साइज के बंडल ला रखे हैं। तरीका बता रहा हूँ तुम्हें पढ़ने का, A4 साइज का मतलब पूरा बंडल। और वैसे मैं बता देता हूँ, मैं प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं एक जॉब करता हूँ, मैं बता देता हूँ। करंटली मैं वर्किंग में हूँ कंपनी के अंदर, जॉब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए टाइम निकालता हूँ क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है। मेरा शुरू से लेकर अंत तक यूं कहिएगा यही सब कुछ है, क्लास है तो मतलब सब कुछ है, समझिएगा। बिना इंटरेस्ट तो आप समझते हैं ना कुछ हो ही भी नहीं पाता, धक्के से कोई काम थोड़ी ना होता है। तो आपके लिए भी हिदायत है, आप जैसे A4 साइज पेज लाएं, एक ब्लैक और एक ब्लू, मतलब मुझे जर्नली जैसे थोड़े 2-4 कलरफुल पेन पसंद है नोट्स बनाने के लिए, पर आप 2-3 कलर के पेन लेके आ सकते हैं, अच्छे से नोट्स बनाइए। सब्जेक्ट कोई भी हो आपका, उस सब्जेक्ट के ऊपर काम करिए, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। ये वादा है कि आपका एग्जाम कैसे क्रैक नहीं होगा। और जिस दिन बेसिक क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप खुद कहेंगे ये हाँ जीत सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कहेगा सर कंप्यूटर का हाँ कर दे देंगे, कोई बात नहीं, बायोलॉजी कर देंगे, जीके हाँ कर देंगे सोल्व, क्या बड़ी बात है। क्योंकि बेस क्लियर है, आधार बन गया, वो कॉन्फिडेंस आधार बनने से ही आएगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कहीं ऊपर से ओपरी पराई शक्ति मिली होगी, कोई अलग से सुपर पावर, या माँ के पेट में जब था तो मेरी माँ ने जीके को पढ़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलरली क्रिस्टल क्लियर करना पड़ता है आपको, आपके सब्जेक्ट पे, आपको आपकी नॉलेज पे। अब ऐसा भी नहीं है कि जड़ता हो एक बार पढ़ लिया तो उसको रोक दिया, ऐसा भी नहीं है। रेगुलरली अपडेट होना भी पड़ता है, रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है, भले ही थोड़ा पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़े। मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ कि कोई बाहर का टूर हो, क्योंकि उससे सारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। एक जो लगातार आप कंटिन्यू बने होते हैं वो टूट जाती है, कंटिन्यूटी आपकी, रिदम ब्रेक होता है कहने का मतलब। तो अच्छे से A4 साइज पेज लें या कोई कॉपी लें, बढ़िया से नोट्स बनाएं, लगातार पढ़ें, ईमानदारी दिखाएं खुद के साथ में। एग्जाम क्लियर आसानी से हो जाएगा 4-5 महीनों में। शिद्दत दिखाना एक दिन आप लोग एग्जाम के लिए, पढ़ने के लिए, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एक्चुअली पता क्या मिसलीड होता है, एक तो काम करते हैं लोग मिसलीड का कि मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ये करो। मैं तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मेरा मानना है कि मोटिवेशन सबसे वाहियात चीज है स्टूडेंट लाइफ में। ये मेरा मेरा फिलॉसफी है। कैसे सर? मोटिवेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा चार्जअप होना, बहुत ज्यादा खुशी में ऊंचे चले जाना। शादी ब्याह में कब पढ़ पाते हो आप लोग? कभी नहीं पढ़ पाते। बहुत ज्यादा चार्जअप आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। बहुत डाउन में सेट भी नहीं पढ़ पाओगे। आप रहिए सामान्य। ना आपको मोटिवेशन की जरूरत है ऊपर जाने की, ना आपको नीचे आने की जरूरत है। ये सामान्य रहेंगे, जीरो रहेंगे, ग्राउंड लेवल पे रहेंगे, उदासीन रहेंगे, तो आप लोग पढ़ पाएंगे, तो ही आप लोग कुछ कर पाएंगे। एकदम मोटिवेट कर दिया, खूब पढ़ लिया, आज तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, कल खुद ही फटे हुए मिलोगे। वो नहीं, एकदम एक दिन बहुत ज्यादा कर लिया, दूसरे दिन कुछ नहीं किया। जैसे मुझे किसी ने मोटिवेट किया था जिम जाने के लिए, कि जिम जाइएगा, ठीक है ना, तो फिट हो जाओगे, थोड़ा बहुत टमी बाहर आ रहा है, टमी अंदर चला जाएगा, सही हो जाओगे। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाते हैं। मैं गया, 2-3 दिन तक भाई जितनी भी मशीनें थी सारी रगड़ दी, जितनी भी थी, ये भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, फलाना ढिमकाना। 2 दिन के बाद में मैं ही खुद ही फटा हुआ पड़ा था, ठीक है ना भाई, उठाई ना जाए, पानी के लिए कोई कहे आती ना इधर हो, मार्कर के लिए भी यूं लड़ा तड़ा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे पड़ा तड़ा चल रहा था। तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह मोटिवेशन काम आता है। कुछ जगह पे उसको संभल के यूज करना पड़ता है। ये दवाई है, समझो, दवाई का मिस यूज गलत हो जाता है, ओवरडोज गलत हो जाती है, बड़ी लिमिट चीज होती है, उसको बड़ा संभल के यूज करना पड़ता है। मेरी बात को शायद तुम समझे होंगे, मुझसे ज्यादा समझदार हो तो शायद समझ ही गए होंगे। एनीवे, तो मैं आपको बता क्या रहा था कि हरियाणा राज्य ने पहला चुनाव वगैरह ये तो करवा लिया है आपका, ठीक है। अब हरियाणा के लिए अगर जो हम बात करते हैं तो हरियाणा राज्य ना कुछ इनाम वगैरह दे रहा था। मैं कह रहा था खुले में सोच मुक्त अगर कोई गांव है ना, तो उसको हरियाणा सरकार, हरियाणा के तरफ मतलब हरियाणा में 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। तो ये भी बात आप लोगों को यहाँ से याद करना है डियर, ठीक है ना। हरियाणा में खुले में सोच मुक्त, खुले में सोच मुक्त के लिए 5 लाख इनाम। हरियाणा में कोई गांव अगर खुले में सोच मुक्त होता है तो उसको आपको जो है ना वो 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखना है कि हरियाणा कोई कोई गांव है, श्रेष्ठ गांव है, श्रेष्ठ गांव, हर एक जिले के श्रेष्ठ गांव को भी 5 लाख मिलते हैं। हरियाणा में हर जिले के श्रेष्ठ गांव को 5 लाख रुपए। ये श्रेष्ठ गांव खुले में सोच मुक्त थोड़ा अलग है। श्रेष्ठ गांव वो 2-3 चीजों से रिलेट करता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं डियर। और क्या इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, हरियाणा में हर जिले में श्रेष्ठ गांव को 5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा ये याद रखिएगा आप लोग, अगर कोई गांव राज्य स्तर पे श्रेष्ठ है उसको देवीलाल अवार्ड दिया जाता है। हरियाणा राज्य में कोई गांव राज्य स्तर पर श्रेष्ठ है तो उसको 10 लाख, उस अवार्ड का नाम है। ये एग्रीकल्चर में भी अवार्ड मिलता है, ऐसे भी मिलता है एक अवार्ड, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल राज्य स्तरीय श्रेष्ठ गांव, ये अवार्ड मिलता है और इस अवार्ड में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है।
चलिए सर जी, ये भी आपके लिए हो गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो है ना आपका हरियाणा के अंदर 1999 के बाद में पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए गए थे। हरियाणा में 1999 से पंचायती राज सिस्टम को या पंचायती राज समिति जो भी है, पंचायती राज को वित्तीय अधिकार दिए गए। वित्तीय अधिकार जो है ना पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए 1999। प्रशासनिक अधिकार भी थे ये, ठीक है ना। और इनके लिए स्टार्टिंग में 3 लाख रुपए तक ये काम करवा सकते थे ये, लेकिन अब हरियाणा में जो है ना एक सरपंच जो है ना या पंचायती राज सिस्टम है, उसमें वो 5 लाख रुपए तक का काम करवा सकते हो। 5 लाख रुपए तक का कार्य। इससे प्लस अगर हो गया तो ई टेंडरिंग होगी अब, ठीक है ना, ई टेंडरिंग होगी। अभी अगर प्लस अगर हो गए हैं आपके यहाँ पे, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना। हाँ जी, वो आदर्श गांव के लिए ही मिलते हैं आपके, श्रेष्ठ गांव, आदर्श गांव, ठीक है। चलिए सर जी, ये भी आपके लिए हो गया है। इसके अलावा जो है ना ये याद रख लेना आप लोग यहाँ पे कि हरियाणा का जो आपका पहला गांव कौन सा है, पहला ग्राम सचिवालय, हरियाणा में पहला ग्राम सचिवालय कौन सा बना था? हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय, विलेज सेक्रेटरीट जो डिपार्टमेंट बना था वो बना था हैबतपुर। हैबतपुर, हैबतपुर गांव जो है ना आपका वो कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है जींद जिले में, ठीक है ना। सेक्रेटरीट आपका यहाँ बना था। घूंघट के खिलाफ अभियान किसने चलाया था? हरियाणा का पहला गांव, पहला ग्राम उसने घूंघट के खिलाफ, घूंघट के खिलाफ अभियान, ये है चौसाला गांव, कैथल में पड़ता है ये, चौसाला कैथल। घूंघट के खिलाफ अभियान जो चलाया था ना वो आपका चौसाला ने चलाया था, ठीक है, ये याद रखना। हरियाणा का पहला आदर्श गांव कौन सा है? हरियाणा का पहला आदर्श गांव, ये है सुई गांव। मतलब अपने आप ही खुद ही इसने अपने आप को मोटिवेट किया है, अपने आप ही सुधारा है गांव के। एक सेठ जी है वहां पे, उन्होंने सुधारा। ये भिवानी, कोई नेता राजनेता की कोई इसमें नहीं है। पार्क वगैरह बना दिए, स्कूल बना दिए गए, सब कुछ ऐसा तैयार कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। हरियाणा में पहला ग्रामीण विकास संस्थान ये नीलोखेड़ी में खुला था। हरियाणा में पहला ग्रामीण विकास संस्थान, विलेज डेवलपमेंट बोर्ड जो है ना आपका, ये इंस्टीट्यूट है, वो खुला था नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी याद है तुम्हें? एक विधानसभा सीट है, विधानसभा पे हमारे लठ भी बजे थे, याद हो तो तुम्हें? वो करनाल के अंदर इतिहास में एक युद्ध हुआ था विधानसभा करवाने पे, ठीक है। अच्छा, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावली का गांव था, सिरसा का है ये। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव, मतलब सब काम ऑनलाइन होने लग गया ना। नीलावली, सिरसा, ठीक है, नीलावली सिरसा, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद करना है। अच्छा सर, इसके अलावा आप लोगों को जो याद करना है हरियाणा के अंदर एक कौन सा है वो, हरियाणा का पहला वाईफाई गुमथला गड्ढू। हरियाणा का
पहला वाईफाई गांव, वाईफाई हॉटस्पॉट विलेज गुमथला गड्डू, गड्डू है गड्डू, ये कुरुक्षेत्र का है, कुरुक्षेत्र गुमथला गड्डू, ठीक है, राजस्थान ने, ठीक है ना, ये राजस्थान ने अप्लाई किया था सबसे पहले। अच्छा सर, राजस्थान ने जो है ना आप के इसने अप्लाई किया था, तो चलो बात ठीक है, समझ में आती है। इसमें एक संशोधन हुआ था हरियाणा वाले के अंदर, ठीक है ना, तो हरियाणा वाले में संशोधन कब हुआ था? हरियाणा पंचायती राज, हरियाणा पंचायती राज संशोधन, संशोधन हुआ था 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2015 को, ठीक है ना। ये पढ़ी लिखी पंचायतों के लिए जो है ना, ये आप लोगों को यहां से याद कर लेना है कि ये संशोधन हुआ था। और इस संशोधन में क्या था? इस संशोधन में था कि पंचायती राज सिस्टम में शैक्षणिक योग्यता को शामिल कर दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो है ना, वो शैक्षणिक व्यवस्था या यूं कहिएगा पढ़ी लिखी व्यवस्था जो है ना, उसको शामिल कर दिया गया था। शैक्षणिक योग्यता को शामिल कर दिया, ठीक है ना। 11 अगस्त 2015 को जो है ना वो संशोधन हुआ था, उसी के अंदर जो है ना पढ़ी लिखी पंचायतों को शामिल कर दिया गया। एक तो बात ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अच्छा, भारत के अंदर सितंबर 2015 में फिर फाइनल हो गया था ये, और इस तारीख को जो है ना किया था घोषणा, या फाइनल हुआ था सितंबर के अंदर ये। एक बात याद रखना कि भारत के ऐसे कौन से राज्य है जिसके अंदर जो है ना पंचायती राज नहीं है। भारत के राज्य, भारत के राज्य जिनमें पंचायती राज नहीं है, तो पंचायती राज नहीं है, एक तो यूटी में आता है दिल्ली, ये राज्य में तो नहीं है, खैर ये यूटी में है, दिल्ली इसमें नहीं है। इसके अलावा नागालैंड में नहीं है, ठीक है ना, नागालैंड के अंदर जो है ना ये व्यवस्था नहीं है आपकी। अच्छा, नागालैंड के अलावा और कहाँ नहीं है? और मेघालय के अंदर नहीं है, मेघालय के अंदर नहीं है। ये वो राज्य है जहां पे जो है ना बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, हरियाणा के अंदर शुरुआत में क्या था? उप सरपंच का पद था आपका, तो उप सरपंच का पद कौन सी सरकार ने खत्म किया था? तो हरियाणा में उप सरपंच, वैसे प्रॉपर सरपंच वो 5-5 साल के कार्यकाल काल वाला हो, तो मैंने कल बता दिया था भजनलाल जी के टाइम पे। इससे पहले हरियाणा में उप सरपंच का पद चलता था, तो हरियाणा में उप सरपंच का पद, क्योंकि ये तो जो ना स्टार्टिंग में वैसे व्यवस्था बनाई हुई थी, प्रॉपर तो 94 में आई थी, तो हरियाणा में उप सरपंच का पद चौधरी देवीलाल ने, चौधरी देवीलाल ने समाप्त किया था। हरियाणा के अंदर उप सरपंच का पद हुआ करता था पहले, और उप सरपंच के पद को चौधरी देवीलाल जी ने जो है ना वो समाप्त किया था, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। और इसके अलावा जो ना चौधरी देवीलाल जी ने ना सरपंच चुनने का भी पद स्टार्ट किया था, सरपंच चुनने का अधिकार जनता को दिया था। 1978 में चौधरी देवीलाल जी ने सरपंच चुनने, हालांकि इस टाइम तक भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था नहीं अप्लाई थी संविधान के अंदर, लेकिन हाँ वैसे आ ही चुकी थी। चौधरी देवीलाल जी ने सरपंच चुनने का अधिकार जनता को सौंपा, ठीक है ना। जनता को जो है ना सरपंच सरकार ने जो है ना सरपंच चुनने का अधिकार दिया था, मतदाताओं को दिया था, यूं कहिएगा आप लोग। और एक सीट महिलाओं के लिए भी आरक्षित की थी इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने जो है ना एक सीट हर पंचायती क्षेत्र के अंदर जो है ना एक सीट
महिला के लिए रिजर्व की थी, यानी कि आरक्षित की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना डियर, ठीक है ना। ये थोड़ा आज हो सकता है मेरे माइक की आवाज कम हो, पर कल ठीक हो जाएगा ये, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इसको लिख लेना आप लोग। जैसे मणिपुर नहीं बेटा, मणिपुर में तो है, मिजोरम में हो रहा, मिजोरम में नहीं है वैसे। एक राज्य और लिखना चाहते हो तो मिजोरम लिख लो, चाहे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसको लिख लिया हो तो फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए सर, ठीक है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब एक काम करते हैं, तुम्हें नगर पालिका व्यवस्था जो है ना उसके अंदर लेके जाता हूं मैं तुम्हें। प्रशासनिक ढांचे में लेके जाता हूं हरियाणा के। ठीक, 10। ठीक है, चलो अब हरियाणा के मंडल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो हरियाणा के मंडल जो है ना, इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, और इतना ज्यादा वैल्यूबल टॉपिक है ये ऑलरेडी, जहां से एचपीएससी ने भी इस बार यहाँ से सवाल पूछा था। और ये सवाल, ये टॉपिक पेपर में आ ही सकता है। कॉपी पे लिख लीजिएगा अपने हाथों से आप लोग इसे, ठीक है ना। मेरे पास ये पीपीटी बनी पड़ी थी तो मैंने इसका शॉर्टकट यूज कर लिया, ठीक है ना। तो क्या है कि हरियाणा के अंदर मंडल, मंडल का मतलब होता है डिवीजन होता है आपका। हरियाणा राज्य के अंदर अभी करंट के अंदर अगर बात करते हो आप लोग, तो टोटल डिवीजन जो आते हैं ना वो कितने हैं? टोटल डिवीजन हरियाणा के अंदर टोटल 6 डिवीजन है। अभी करंट की बात करो तो हरियाणा के अंदर टोटल 6 डिवीजन आते हैं आपके। इन 6 डिवीजन की बात करें हम लोग तो इसके नाम कुछ इस प्रकार है कि जिसका सबसे पहला नाम अंबाला आता है, फिर रोहतक आता है, फिर हिसार आता है, गुरुग्राम आता है, करनाल आता है और फरीदाबाद आता है आपका। यहां से जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है, जो एचपीएससी के पेपर में पूछा गया था, अभी मुझे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेम क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। अभी ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर फिलहाल के लिए सुन लीजिएगा वर्बली। क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था कि पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सा जिला इस मंडल में नहीं आता, ऐसे करके सवाल आया था। अभी इसी साल जो एचपीएससी एचसीएस का पेपर गया था उसके अंदर कौन सा जिला इस मंडल के आता है, कौन सा नहीं आता, इस करके आपके सवाल आया था ये। तो ये सवाल आपको ना आपके दिमाग से याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिलों वाइज अगर बात की जाए, मतलब जिलों की संख्या वाइज बात की जाए, तो सबसे बड़ा मंडल इनमें रोहतक का है, जिलों की संख्या वाइज बात की जाए तो। अदरवाइज जो नए आपके मंडल बने हैं, मतलब 2 हरियाणा के अंदर जो डिवीजन बने हैं, 2 बने हैं, इनमें से सबसे पहला एक करनाल बना है और एक फरीदाबाद बना है, और ये 2 नए बने, इन दोनों में 3-3 जिले हैं, याद रखना आप लोग। अगर इन जिलों की बात करें तो अंबाला है। अब देखो ये ना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो। अंबाला के पास वाला ही जिला है, अंबाला हो गया। इसी के पास में देखा जाए तो पंचकुला है, पास में देखा जाए तो यमुनानगर है, और पास में देखा जाए तो कुरुक्षेत्र है। ये बिल्कुल आसपास के हैं। अब आपके ऑप्शन में हो यहाँ पे डियर, यहाँ पे ठीक है क्या कि अंबाला, ये लिख लीजिएगा। कहीं आप पीडीएफ मांगे इसका, खुद ही लिख लीजिएगा, कहीं इसका पीडीएफ मांगे, कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाला अलग से इसका। अंबाला, कॉपी पे कॉपी जैसे लिख रहे थे वैसे लिखते जाइएगा। अंबाला, अंबाला के अंदर जो है ना वो आपका अंबाला खुद आएगा ही आएगा। अंबाला के पास वाला जिला है पंचकुला, इसके अलावा यमुनानगर और कुरुक्षेत्र।
अब ऑप्शन में से बहुत आसानी से नेगलेक्ट किया जा सकता है, क्या अंबाला के अंदर रेवाड़ी पड़ता है क्या, अंबाला मंडल, इनमें से अंबाला मंडल में पड़ने वाले जिले कौन से हैं, ऐसा सवाल आ जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन तो ऐसा ही बन सकता है। अंबाला में पड़ने वाला, अंबाला में रेवाड़ी कैसे होगा, बहुत दूर है, आप दिमाग खुद ही लगाइएगा। मतलब आप गुरुग्राम आता है क्या, फरीदाबाद आता है क्या, महेंद्रगढ़ आता है क्या, फतेहाबाद आता है, सिरसा आता है, झज्जर, भिवानी, सब दूर दूर है आपके यहाँ पे, सब दूर दूर है आपके ये। तो ये सिंपल सी बात है आपका कि अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये टोटल आपके जो है ना, इसके अंदर जिले कितने हो गए, 4 जिले हो गए ये। अब रोहतक की बात करें तो रोहतक के अंदर क्या आता है, रोहतक के अंदर खुद ही रोहतक आता है डियर, रोहतक के अंदर खुद रोहतक आया, इसके बाद में सोनीपत आया, इसके बाद में झज्जर आया, इसके बाद भिवानी आया, इसके बाद दादरी आ गया आपका। तो भिवानी और दादरी ये एक अपने आप में इसको थोड़ा बड़ा बना दिया। एक्चुअली क्या है कि भिवानी और दादरी, दादरी इसका नया बना हुआ जिला है। आप जिले पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि यह सबसे नया लेटेस्ट बना हुआ जिला है हरियाणा का। तो रोहतक, सोनीपत, झज्जर और भिवानी ये आपके नए जिले हो इसके हो गए। हिसार में हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा आता है। गुरुग्राम में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ हो गया। और करनाल के अंदर करनाल, कैथल और पानीपत। और फरीदाबाद का फरीदाबाद, पलवल और नूह कहिएगा या मेवात कहिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हरियाणा के प्रशासनिक मंडल। तो अब आते हैं हम लोग नगर निगम, नगर पालिका, इनकी तरफ आते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पे नगर निगम होता है, एक होता है हमारे पास में यहाँ पे नगर पालिका होता है, और एक नगर परिषद, पहले नगर परिषद होता है, और एक होता है आपका नगर पालिका। ये करंट डेटा है, नया डेटा है, बहुत ढंग से इसको पढ़ना। थैंक यू सारिका, ठीक है ना। तो अब ये बहुत ढंग से पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है ना। अब ये क्या रहेगा आपका यहाँ पे, थैंक यू गीता। तो हम क्या पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे, पूनम शुक्रिया। सो क्या कह रहा था मैं आपको कि नगर निगम, जैसे यूं समझ के चलिएगा या मान के चलिए आप लोग कि हमारा जो सबसे बड़ा एरिया होगा, सबसे बड़ा एरिया जिसकी जनसंख्या अगर 3 लाख से ज्यादा की होगी, उसको आप लोग नगर निगम कहा करते हैं। जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है ना, जिसकी आपकी, जिसकी जनसंख्या या जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा, जिसकी जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा अगर होगी ना, तो समझ जाइएगा कि वो आपका नगर निगम होता है। जिसकी जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा है वो नगर निगम है ये। हरियाणा राज्य के अंदर अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट के अंदर, तो टोटल 11 नगर निगम है, ठीक है ना। टोटल की बात करते हो आप लोग तो टोटल 11 नगर निगम है, टोटल 11 नगर निगम है हरियाणा राज्य के अंदर। वर्तमान की बात करें तो हम लोग यहाँ पे कुल 11 निगम है हरियाणा राज्य के अंदर। अच्छा, 11 नगर निगम तो हरियाणा राज्य के अंदर, ठीक है, हमें याद रखना है। पर हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट या हमारे एग्जाम के लिए जो पूछे जाने वाला नगर निगम है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, वो रहेगा जो अभी 11वां आया है वो। पहले 11वें के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फरीदाबाद बना था और बताएंगे, पर फिर गुरुग्राम बना था। 11वां नगर निगम, नगर निगम, तो 11वां नगर निगम हरियाणा के अंदर जो आया था ना, वो आया था आपका 25 दिसंबर साल 2020 को, ठीक है ना। और इसका नाम क्या था, इसका नाम है सर, गुरुग्राम का है ये, गुरुग्राम का नाम है मानेसर, ठीक है ना। गुरुग्राम का है और नाम है इसका मानेसर, ठीक है। अच्छा, मानेसर के अंदर जो है ना, मानेसर में कुल 29 गांव शामिल किए गए, 29 गांव शामिल किए गए। मानेसर में टोटल कितने गांव शामिल किए गए, 29 गांव जो है ना वो शामिल किए गए। इसके अलावा इसका एरिया कितना रखा, नया नगर निगम है तो इसका एरिया 124.34 वर्ग किलोमीटर। आप 124 याद कर लेना, इसको याद करना आसान है। एक एक का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, ऐसे याद करना। 1 डबल 2 डबल 4, ठीक है ना। 3 4 चाहे स्किप भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे याद कर लो चाहे, ठीक है ना। वर्ग किलोमीटर, ये इसका एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है इसका आपका, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। हाँ, ये 25 नहीं है, सच्ची 23 है। 25 को तो घोषणा मतलब फाइनल हुआ था, ये जब स्टार्टिंग थी तो 23 थी, किसान दिवस वाले दिन। एक बात ये भी याद करना, किसान दिवस था, होता है इस दिन, किसान दिवस। 25 के दिन जो था क्या था, 25 दिसंबर 2020 को
बना था, इस दिन घोषणा थी, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। घोषणा और बना, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है सर हमारा यहाँ पे कि जो मानेसर है ये हरियाणा का दूसरा पुलिस जिला भी है, हरियाणा का दूसरा पुलिस जिला। मैंने बताया था कल वर्बली आप लोगों को, पहला बताया था कौन सा, पहला आपको मैंने बताया था आपको सबसे पहला कौन सा बताया था, हांसी, दूसरा मानेसर, और तीसरा कौन सा बताया, तीसरा डब वाली बताया है आप लोगों को, ये भी यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा कौन सा है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो है ना अगली बात इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग, जो 11वां नगर निगम है मानेसर, गुरुग्राम एकमात्र हरियाणा का जिला, गुरुग्राम हरियाणा का एकमात्र जिला जो जिसमें मतलब 2 नगर निगम है, जिसमें 2 नगर निगम है, एक खुद आ गया गुरुग्राम और एक आ गया मानेसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। लिख लीजिएगा इस चीज को आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। पूछा जा सकता है इसमें से क्वेश्चन आपका, नगर निगम को इंग्लिश में लिखना चाहो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा आपका, ठीक है। चलिए सर जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका हरियाणा राज्य पहला नगर, हरियाणा राज्य का पहला नगर निगम, वो था सर 1994 में बना था, मई 1994 में, नाम है इसका फरीदाबाद। सबके ईयर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, पहला और लास्ट ये 2 याद कर लो, ये भी पॉइंट आपको याद करना, पहला याद कर लो, लास्ट और सेकंड लास्ट भी बता दूंगा, सोनीपत था वो भी, ठीक है। सबसे पहला ये था आपका। अच्छा, दूसरा कौन सा था, दूसरा बना था गुरुग्राम, और गुरुग्राम में तो वर्तमान में अब 2 हो ही गए हैं आपके, ठीक है ना। अच्छा, ये 2 हो गए आपके। इसके बाद में आप लोग और याद करिएगा भी और कौन कौन से हरियाणा के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है आपके, ठीक है। तो एक याद कर लेना, तीसरा पंचकुला, ठीक है ना। चौथा याद कर लेना अंबाला, ठीक है ना। पंचकुला, पंचकुला के पास ही पड़ने वाला जो है ना अंबाला है। इसके अलावा आप लोग याद कर लेना यमुनानगर, यमुनानगर। इसके अलावा याद कर लेना करनाल। वैसे तो सबके नाम याद करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा थोड़ा इसको लिंक बना सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास में है पानीपत, पानीपत। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में सोनीपत, पानीपत सोनीपत। इसके अलावा रोहतक, इसके अलावा हिसार, ठीक है ना। पानीपत है, सोनीपत है, रोहतक है, हिसार है आपका, ठीक है ना। और हमारे पास में जो है ना वो कौन सा रह गया इसके अंदर आपका, कौन सा रह गया हमारे पास में, पहला फरीदाबाद, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा, हाँ अभी एक नया बना तो है, उसको कैसे बोल सकते हैं, मानेसर, ठीक है ना, मानेसर 11वां हो गया। तो टोटल आपके ये है।
अच्छा, सोनीपत सबसे अब तक का लेटेस्ट है, ये आपको पता रहना चाहिए। सोनीपत जो ना अब तक का सबसे लेटेस्ट है। तो सोनीपत कब बना है आपका, ठीक है, सोनीपत कब से कब बना है आपका यहाँ पे। तो मतलब अब तक का सबसे लेटेस्ट मानेसर हो गया, सेकंड लेटेस्ट कह रहा हूँ, सेकंड लेटेस्ट 1 जून 2015 को, 1 जून 2015 को बना, और ये था सोनीपत, ठीक है ना, सोनीपत। अच्छा सर, इसके बाद में हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम, हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम, तो ये है फरीदाबाद, ठीक है। हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम, हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम, ये पंचकुला है। पर कई बार ऑप्शन में, एक बार पेपर में आया था, ऑप्शन में नहीं दे रखा था पंचकुला, वहां पानीपत आंसर कर रखा था उन्होंने। तो ये भी मतलब आप रिलेटेबल है कह सकते हो, रिलेट कर सकते हो इससे आप लोग, ठीक है। सो ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए याद रखना। अच्छा, नगर निगम प्रणाली जो है ना, वो मेयर प्रणाली को चलाती है, तो ये भी पॉइंट याद कर लेना, मतलब नगर निगम को मेयर चलाते हैं। मेयर, आप मेयर चुनते हैं ना, मेयर होते हैं शहर के अंदर, तो वो याद रखना आप लोग, ठीक है। तो हरियाणा से नगर निगम का क्वेश्चन जरूरी है, पूछा जा सकता है कि हरियाणा राज्य के अंदर वर्तमान में टोटल कितने नगर निगम है आपका, ठीक है। तो हरियाणा राज्य के अंदर टोटल नगर निगम 11 है। पहला नगर निगम फरीदाबाद का था, सबसे लेटेस्ट है वो मानेसर का है, सेकंड लेटेस्ट है वो सोनीपत का, याद रखना है। ये 11 के 11 याद रहे तो आपको कोई बुराई नहीं है, पर ना याद रहे तो चलेगा। नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको कहते हैं, जिसका पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है। अब पेपर में पूछा जाए व्हाट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या मतलब नगर निगम किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। अच्छा ठीक है, ज्यादा जनसंख्या मतलब क्या है, 3 लाख से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये याद भी कर सकते हो, निगम में 1 2 3 वर्ड आते हैं, नगर में भी 1 2 3 आते हैं, 3 3 शब्द है, मतलब 3 लाख से ऊपर जनसंख्या होगा, ठीक है ना। या इसमें मात्रा ऊपर आती है, ऐसे मतलब कुछ भी उल फिजुल लिंक बना लेना। 3 से ज्यादा है टोटल। हरियाणा में कितने, 11 है। 11वां कौन सा है, मानेसर का है। मानेसर कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम में पड़ता है। ये डिटेल ज्यादा जरूरी नहीं है, मैंने वैसे बता दिए कि इतनी चीजें भी आपसे बहुत डेप्थ में वो एचपीएससी वाले एग्जाम में बेशक पूछ ले, लेकिन एस्टेट लेवल एग्जाम पे या कोई ग्रुप डी लेवल एग्जाम पे मुझे नहीं लगता इतना कोई डेप्थ में पूछेगा तुमसे। पूछे तो भी कोई खास बड़ी बात नहीं है, तुम बता भी सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद करना, 11 नगर निगम है। वैसे तो देखा जाए ना, तो अगर मैं ग्रुप डी या एच टी, भाई देखो भरोसा तो कुछ नहीं, कितना ही डेप्थ आ जाए, इसलिए हम लोग हमेशा वो कहते हैं ना, वर्स्ट को सोच के ही चल सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बेसिक या पीवाई क्यू आधार पे देखें तो मोटा मोटा है, यूं समझो प्रणाम कर कर के चलना है टॉपिक्स को। तो पढ़ाने में ऐसे आनंद नहीं आता, थोड़ा इस करके अच्छा लगता है कि थोड़ा डेप्थ में पढ़े, तो कि थोड़ा लंबा समय तक याद रह जाए, मोटा मोटा रट्टा मारना हो जाता है और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो गुरुग्राम एकमात्र जिला हो गया जिसमें 2 नगर निगम है, गुरुग्राम और मानेसर खुद है। सबसे पहला मई 1994 में फरीदाबाद है, फिर गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक आया, हिसार आया, और मानेसर तो खुद आ ही गया है आपका। सेकंड लेटेस्ट 1 जून 2015 को सोनीपत आ गया, सबसे बड़ा फरीदाबाद है, छोटा पंचकुला। ना ऑप्शन में हो तो आप लोग ये याद कर सकते हो कि ना ऑप्शन हो तो पंचकुला, ठीक है ना। अब मानेसर कब बना, ठीक है ना, बताओ अब मानेसर कब बना। मैं फिर वही बात कहूंगा। ठीक, ये तारीख है 30 दिसंबर 2020 की घोषणा हुई थी, 25 दिसंबर 2020 को बना था ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोक लिया मैंने अपने आप को, ऑल इज वेल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो नगर निगम तो हो गया आपका। अब फिर उधर मैडम के पास फोन जाएगा, ठीक है ना। तो एक होता है आपका नगर निगम हो गया, नगर परिषद पे बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। नगर परिषद, ठीक है ना, म्युनिसिपल काउंसिल्स आता है आपका, ठीक है ना। सो इसके बारे में भी हम बात करते हैं यहाँ पे। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, इसके बारे में बात करें। नगर परिषद मतलब क्या होता है, म्युनिसिपल काउंसिल होती है ये। इसकी जनसंख्या कितनी होती है, इसकी जनसंख्या जो है ना वो 50,000 से
3 लाख के बीच में होती है, 3 लाख के बीच में, ठीक है ना। 50,000 से 3 लाख के बीच में जो है ना इनकी जनसंख्या होती है। तो इस बात को भी आप याद रखना, इनकी जनसंख्या 50,000 से 3 लाख के बीच में होती है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए सिंपल है, हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर इसको जरूर याद कर लेना आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा सर, जो नगर परिषद जो होता है ना, इसकी जनसंख्या तो चलो ठीक है हमारे पास में इतनी है, लेकिन ये वर्तमान में एक नया बना है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अब नया बना है, इसका मतलब क्या है आपका, तो ये नया बना है, तो अब टोटल, पहले तो लेटेस्ट वाला ही बताता हूं आपको मैं, टोटल आपके हैं 23। इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ याद नहीं करनी, आप कहीं सोचो कि 23 के 23 लिखने क्या, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है आपका, वो छोटी छोटी चीजें ही लिखनी है आप लोगों को यहाँ पे। तो टोटल जो है ना आपके 23 है यहाँ पे, और जिसमें से 23वां याद कर लो काफी है बस आपका, और कोई जरूरत नहीं है चीजें याद करने की। 23वां आपका है, उसका नाम है आपका पटौदी मंडी, ठीक है ना, पटौदी मंडी। 23वां पटौदी मंडी है, ध्यान रखना आप लोग। और ये पटौदी मंडी कहाँ पे है, ये है गुरुग्राम में ही पड़ता है। गुरुग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, गुरुग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं अकेला गुरुग्राम, तो अगर वक्त मिला या जगह मिली पढ़ाने की, तो पटौदी मंडी गुरुग्राम का है। अच्छा, ये कब बना है, एक इसमें था पटौदी और एक था इसके अंदर हैली मंडी, एक है पटौदी एक है हैली मंडी, इन दोनों को मिला दिया। कब मिलाया इनको, फाइनल किया गया 15 अगस्त 2022 को। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही लेटेस्ट हो गया, 15 अगस्त 2022 को। और इसमें से हैली मंडी में से हैली शब्द हटा के और ये बना दिया गया पटौदी मंडी। तो आज हरियाणा के अंदर 23वां नगर परिषद है, पटौदी मंडी है। ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर। चलिए सर जी, तो ये भी पॉइंट आपको यहां से याद करना है डियर। हाँ पूजा शर्मा पूछ सकते हो बेटा। सर हरियाणा इतना बड़ा है, ऐसा स्माइली भेजा है, सर हरियाणा इतना बड़ा, हाँ बेटा हरियाणा इतना बड़ा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा है। ये तो वो रिएक्शन है, वो टाइड वाली ऐड आती है ना, चौंक गए, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है। चलिए, नगर परिषद हो गया। नगर परिषद के बाद में आता है नगर पालिका। नगर पालिका 50,000 तक की जनसंख्या है, 50,000 तक की जनसंख्या है। 50,000 तक की जनसंख्या जो है ना वो इतने होती है इनकी, किनकी, नगर पालिका की। इनको म्युनिसिपलिटी कहते हैं या म्युनिसिपल कमेटी के नाम से जाना करते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। अब ये हरियाणा के अंदर कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा के अंदर पहले कहीं पढ़ी हो ना आप लोगों को यहाँ पे, तो ये पहले 59 पढ़ी होगी तुमने, लेकिन आज की डेट में टोटल ये 56 है, ध्यान रखना आप लोग, 56 है आज की डेट में। ये आदमपुर हट गई है, बाडडा हट गई है, ये हटा दी गई है। लोग एक्चुअली इसको जो है ना हटाते हैं। मेयर एक्चुअली नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। मेरे लाल ध्यान दे लो, फिर मैं कहूंगा कि ये क्या फूफा जी लिखा हुआ है, फिर तुम कहोगे कि सर ने हाँ ऐसे कैसे कह दिया है। नगर निगम को मेयर चलाते हैं, ये देख लो, ठीक है। चलो, नगर पालिका 50,000 तक की जनसंख्या होती है, 56 टोटल जो है ना इसके अंदर आपकी क्या, मतलब टोटल 56 है हरियाणा में। तो अब 3 आंकड़े पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद करना। बाकियों को चेयरमैन के अधिकार में आ जाते हैं ये, ठीक है ना। वो मेयर वाला पद थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चेयरमैन तो खैर होते ही है नॉर्मली आपके। चलिए सर जी, अब तीनों को समराइज करूं आपसे, मैं पूछूं यहाँ पे, तो बताओ मुझे आप लोग, नगर निगम, नगर निगम हरियाणा में कितने हैं, तो कहोगे 11। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूं कि बताओ नगर परिषद हरियाणा में कितने हैं, तो हरियाणा में नगर परिषद जो है ना टोटल 23 है। तीसरा सवाल मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, क्या नगर पालिका, हरियाणा में नगर पालिका कितनी है, टोटल 56 है, 56 है। डेटा के साथ में कंपैरिजन भी करवाऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने पुराने लिख रखे हैं, नए बताऊंगा मैं। हरियाणा में 22 जिले हैं। ये जो शीट है ना आपके लिए, इसको थोड़ा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अपडेट इसमें कराऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ पुराने लिखे हुए जानबूझ के, ताकि नयों के साथ में रिलेट करवा दूं मैं, पता लग जाए कि कितने से कितने हुए हम लोग। 22 जिले हैं, सही है। हरियाणा में अगर बात करते हो डिवीजन की, यानी कि मंडल की बात करते हैं, तो ये 6 हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है उपमंडल की। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपमंडल होता है, सब डिवीजन होता है। अब मेरी बात को बहुत चौकन्ने होकर सुनना, हरियाणा में जो सब डिवीजन है वो 74 लिखे हुए हैं, आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे में लिखे हुए हैं। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे में कहता हूं कि करवा दूंगा, और इवन मैं तुम्हें बजट भी करवा दूंगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों में तुम्हें करवा दूंगा, उसमें कोई शंका नहीं है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि एक तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण में 74 ही लिखे हुए हैं, 74 लिखे हुए हैं, बट एग्जैक्ट मैं आज की तारीख पे अगर हूं तो इनमें टोटल 6 जोड़ के, और आज ये टोटल हो गए हैं 80 हो गए हैं आज की तारीख में। ये कंफर्म है, ये 100% कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, लिख लेना आप लोग। हुआ क्या था सर, ये कहानी क्या है? देखो, पिछले साल की बात करूं अगर मैं, यानी कि सितंबर 2022 की बात करूं, तब हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, यानी कि मनोहर लाल जी, ठीक है ना, मनोहर लाल जी, ठीक है ना, मनोहर लाल जी ने जो है ना, मुझे एक दिन बड़ी हंसी आई, एक बच्चे ने मुझे फोन किया कि सर आपने ना मनोहर लाल जी का जन्म लिखवाते समय अवतार दिवस बोला, ठीक है, तो वो क्यों बोला आपने, कोई लॉजिक है उसका? है कुछ लॉजिक नहीं, वैसे मजाक में बोला था वो, ठीक है ना, हास्य विनोद करने के लिए। वॉइस बढ़ा दो सर जी, बढ़ा दी, देखो। हाँ, तो ऐसा है भैया, मनोहर लाल जी ने कहा था कि टोटल आठ हरियाणा के अंदर जो है ना उपमंडल, हरियाणा में 8 उपमंडल आ रहे हैं, नए नए 8 उपमंडल आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये 8 नए उपमंडल आ रहे हैं, कहा है। लेकिन इसमें से इस साल टोटल 6 उपमंडल, इन 8 में से 6 उपमंडल के नाम आ गया, 2 अभी बाकी है, तो बने नहीं, कहीं कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो ध्यान रखना आप लोग, ये आज हो 80 गए हैं, थोड़े से दिनों के अंदर ही जो है ना वो 82 हो जाएंगे। किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नहीं सर ये तो 82 है, नहीं नहीं नहीं, हुए नहीं है 82, ऑफिशियल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। घोषणा हुई थी टोटल 8 की, तो मतलब 74 में 8 जोड़ोगे तो 82 हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देना 6 पे फाइनल मोहर लगी है, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं, बहुत इन चीज पे तो बड़ी बारीकी से नजर है मेरी। आज ऑफिशियली है 80, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द जो है ना होने वाले, तो ये लिख सकते हो ये होने वाले हैं, ये मतलब घोषणा हो चुकी है, तो इस हिसाब से कह दो मतलब 82 भी हो गए हैं, पर हुए नहीं है, हैं अभी 80 आके, होने वाले हैं, समझ लो आप लोग, ये होने वाले हैं, ये होने वाले हैं कितने आपके 82, हो गए हैं वो 80 है, होने वाले 82 है, इसको याद रखना आप लोग। करंट अफेयर्स में इनके बारे में आगे जिक्र भी करूंगा कि ये क्या क्या है, कौन कौन से हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए हो गया। तहसील 94 है। उप तहसील, अब देखो उप तहसील के भी एक दिक्कत आएगा। उप तहसील जो है ना वो टोटल आपकी 49 है, लेकिन थोड़े दिन पहले महेंद्रगढ़ के अंदर एक उप तहसील की घोषणा की गई थी। इस हिसाब से देखा जाए आप लोगों का यहाँ पे, तो इस हिसाब से देख, अभी पेपर हरियाणा में हो तो आप 80 लगाएंगे, कंफर्म है, हो चुके हैं 80 आपके, ठीक है ना, ये कंफर्म हो चुके हैं 80 तो आपके। एक और, तब ये होएगी एक और, भविष्य में एक और आएगी, ये समझ लो आप लोग। तो आगे आने वाली है, आगे आने वाली है एक महेंद्रगढ़ में, ठीक है ना। तो टोटल 50 हो जाएगी भविष्य में, लेकिन आज तो आपका है, ये भी याद कर लेना है डियर। तो ये भी पॉइंट भी आपको यहां से याद करना है। ब्लॉक कितने 142 है, कस्बे 154 है, ग्राम पंचायत 6212 है आपकी, गांव वर्तमान में कितने 7356 है, 2011 के अनुसार तो 6841 है, गांव 6841 थे 2011 के अनुसार तो, लेकिन वर्तमान में कितने, वर्तमान में आपका 7356 है। ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अच्छा सर, इसके बाद में पंचायत समिति 119 है, जिला परिषद, ये देखो ये पहले आपके 21 थे, लेकिन अब आप इसको 23 मैंने अभी बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप 23 याद करिएगा, 23वां ही याद कर लीजिएगा, जिसका नाम अभी आपको मैंने बताया पटौदी मंडी। नगर पालिका परिषद जो है ना, जिला परिषद माफ करना 21 नहीं 22 है, ये मैंने सॉरी इससे कट जाएगा, तो नहीं इससे नहीं कटेगा, ये कटेगा इससे। जिला परिषद जो है ना, पहले चरखी दादरी नहीं बना था ना, इस करके एक और, टोटल 22 हो गए। नगर पालिका जो है ना 22 और एक टोटल हो गए 23। नगर पालिका, जिला तो टोटल 22 है ना आपके, हर जिले के अंदर एक एक है, तो टोटल 22 है। लोकसभा की सीटें 10 है, बता दी। विधानसभा की सीटें 90 ही है आपकी। राज्यसभा की सीटें ऑलरेडी बता दी मैंने, 5 ही है आपकी, ठीक है।
तो ये वाली स्लाइड आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। तो हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है बार बार बच्चों का कि उपमंडल कितने बताए हैं सर, आज 80 हो चुके हैं, तो कंफर्म 80 ही बताओगे, 80 ही बताओगे। अब कोई पेपर हो रहा है तुम्हारा, मतलब मान लेते हैं कि आपका अक्टूबर में पेपर हो रहा है या अभी हो रहा है पेपर, तो इतनी ही है। अगर इन बिटवीन पहले हो जाते हैं, मेरा ये बैच चल रहा है, इस बैच के अंदर आपको मैं बता दूंगा पहले ही कि भाई अगर बढ़ गए हैं तो आपको जरूर शेयर कर दूंगा कि देखो इतने बढ़ के इतने हो गए हैं ये। अगर नहीं बढ़े तब तक के लिए आप 80 मान के चलिएगा, कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो राय नहीं, ऑफिशियल साइट के अनुसार। 82 हो जाएंगे तो बता दूंगा, 74 तो भूल ही जाओ बिल्कुल ही, 6 तो पक्का जुड़ ही गए, 80 तो हो ही गए हैं, 2 और जुड़ के 82 हो जाएंगे तो भी बता ही देंगे आपको, ठीक है। तो ये भी पॉइंट भी आपको याद करना है। हाँ, कईयों के मन में अब एक और चीज है कि सर नगर पालिका, कोई कहेगा 59 है, कोई कहेगा 58 है। बिल्कुल ऑफिशियल आंकड़ों के साथ मैं बता रहा हूं, आदमपुर है, बाडडा है, इनको हटा दिया गया है, फिलहाल के लिए हटा दिया गया है, ऑफिशियली लेटर है इनके, और अब टोटल 56 है। एकदम सही है ये भी आंकड़ा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। 56 नगर, और आप आर्थिक सर्वेक्षण को भी पढ़ सकते हैं, 56 नगर पालिका है। किसी पुरानी किताब में पढ़ोगे तो 59 लिखा मिलेगा तुम्हें, अपडेटेड डेटा बता रहा हूं मैं तुम्हें, इसमें बड़े कंफ्यूजन रहती है। 56 है आपका, और 23 है और 11 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी याद कर लेना आप लोग। यहाँ पे ये जिला परिषद है, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ना कि जिला, हर जिले का एक परिषद होता है, जैसे आपके ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ऐसे हर एक जिले का होता है, तो 22 ही है। नगर पालिका अलग होती है, नगर पालिका परिषद जो है ना ये अलग है, ये टोटल 23 है हरियाणा के अंदर आपके, ठीक है। तो इस बात को आप लोगों को यहां से याद कर लेना है, इसको आप लिख लीजिएगा, कॉपी पर लिख लो, तब मुझे बता देना आप लोग, ठीक है ना। हाँ, ये पंचायत समिति वाला भी एक पॉइंट याद रखना, ये पहले 119 थी, अब ये बढ़ गई है आपकी पंचायत समिति, और ये बढ़ के 126 हो गई है अब, ठीक है ना। ये पहले थी, क्योंकि वो भी तो बड़े हैं ना आपके गांव भी, तो ये बढ़ गई है। ठीक है। अच्छा, जो 8 नए उपमंडल की घोषणा हुई थी ना, वो भी मैं आपके जो है ना यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, इस वाली जगह पे, ठीक है ना, इस वाले लाइन में 8 नए उपमंडल जो जिनकी घोषणा हुई थी, वो भी लिख देता हूँ, काम आएगा आपके लिए, डेटा काम आएगा, एग्जाम में काम आ सकता है आपका, ठीक है। चलिए, तो आप सबसे पहला लिखिएगा एक बवानी खेड़ा, ठीक है ना। बवानी खेड़ा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भिवानी में, ठीक है। 2 नंबर पे लिखिएगा मानेसर, मानेसर तो मैंने बता दिया कहाँ पे है, गुरुग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे तो। तीसरा है जुलाना, और जुलाना कहाँ पे है, जींद में। चौथा है नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी आपको पता है कहाँ पे पड़ता है, नीलोखेड़ी पड़ता है सर करनाल के अंदर। पांचवा है नांगल चौधरी, नांगल चौधरी, नांगल चौधरी है महेंद्रगढ़ में, ठीक है ना, महेंद्रगढ़ के अंदर। इसके अलावा है इसराना, ये हरियाणा का मॉडर्न विलेज है सबसे पहला, ये इसराना पानीपत का है, इसराना पानीपत का। छठा हो गया, सातवां है कलानौर, कलानौर ये रोहतक, ठीक ना। और एक है छछरौली, ये है यमुनानगर, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। हाँ जी, छछरौली है यमुनानगर का ये, ठीक है ना। तो ये 8 नए हैं, इनकी घोषणा हुई है। इनमें से आपके अभी पेंडिंग जो है ना वो बता देता हूं। एक तो ये भवानी खेड़ा पेंडिंग है, और ये कलानौर पेंडिंग है। इन दो को पेंडिंग छोड़ दिया है फिलहाल के लिए, मतलब इन दो पे इनकी घोषणा हो चुकी है, ठीक है ना। इन 8 की घोषणा हो चुकी है आपकी यहाँ पे, पर इन 2 को पेंडिंग छोड़ दिया है, इनको बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब कोई ये पूछ रहा है कि सर ये क्या है,
ये क्या है? तो क्या है ये रामायण है, ठीक है ना। ये उपमंडल है, उपमंडल है, ये उपमंडल है, ठीक है ना। सब डिवीजन है। ये जो सर बता रहे थे ना यहाँ पे, ये पहले 74 थे, अब हाल ही में 6 तो जोड़ दिए गए हैं और 80 हो गए हैं। भविष्य में 2 और जुड़ के टोटल 82 होंगे। घोषणा तो 8 की हुई थी, 6 को फाइनल कर दिया, 2 बाकी है। 2 बाकी कौन से हैं? भवानी खेड़ा और कलानौर रोहतक का, इन 2 को बाकी छोड़ा है अभी तक। इनके ऊपर मतलब नाम की घोषणा हो चुकी है, फाइनल ये बने नहीं है। तो भवानी खेड़ा भिवानी, मानेसर गुरुग्राम, जुलाना जींद, नीलोखेड़ी नांगल चौधरी, इसराना, इसराना हरियाणा का मॉडर्न विलेज है। कलानौर याद रखना है आपको, और लास्ट वाला आपका छछरौली यमुनानगर का याद रख लेना है डियर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है ना। अब एक ने पूछ लिया नगर पालिका और नगर परिषद में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। अब यही फर्क तुम समझे नहीं हो, इस क्लास को एक बार फिर से पीछे से देखना तो फर्क नजर आएगा। नगर जो निगम होता है उसमें 3 लाख की जनसंख्या होती है, 3 लाख से या 3 लाख से ऊपर। नगर परिषद में 50,000 से 3 लाख के बीच में, और नगर जो आपकी पालिका है उसमें 50,000 तक की जनसंख्या होती है। ये हमने बताया था डियर आपका, ठीक है ना। चलिए सर जी, तो ये पॉइंट समझ लिया हम लोगों ने। तो डिवीजन, डिवीजन का छोटा पार्ट हमने सब डिवीजन भी पूरा देख लिया है, जहाँ पे हरियाणा के अंदर जो है ना बेसिकली डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं। जो आपके क्या कहते हैं मंडल होते हैं ना, उसके अंदर कमिश्नर बैठते हैं, ठीक है ना, जो आईएएस टाइप के अधिकारी होते हैं आपके। और जो डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं ना, डिप्टी कमिश्नर जिसमें एचसीएस या आईएएस दोनों ही टाइप के हो सकते हैं, वो बैठ सकते हैं। और जिले का पूरा जो शासन होता है, जिले का पूरा मैनेजमेंट होता है, एक जिले के अंदर जो एक टाइप की शांति बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है, एक जिले के अंदर जो कानून व्यवस्था होती है, एक जिले के अंदर जो पुलिस अधिकारियों से पूरी की पूरी सहायता ली जाती है, वो सब कुछ इन्हीं के ही हाथ में होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। बेसिकली ये जैसे कई सारे काम कर सकते हैं। मान लो जैसे कहीं पर प्राकृतिक आपदा आ गई, फॉर एग्जाम्पल से बाढ़ आ गई है या भूकंप आ गया है, अकाल पड़ गया है, उस टाइम पे लोगों को राहत कार्य जो होगा वो इन्हीं से ही पहुंचाया जाएगा। आपका मेनली उपायुक्त जो है ना वो देख रेख करते हैं, उपायुक्त को निर्देश देते हैं, आयुक्त देते हैं। मतलब आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, उपायुक्त मतलब होता है डिप्टी कमिश्नर होता है आपका। या कह दीजिएगा किसी जिले के अंदर मतलब जैसे मान लेते हैं कि जमीन का टैक्स इकट्ठा करना हो, कोई पटवारी कानून को तहसीलदार है, उनका सहयोग किया करते हैं फिर इसमें से। तो ये बेसिकली काम होते हैं, आईपीएस अधिकारी इसके अंदर अपॉइंट होते हैं आपके। सो ये प्रशासनिक फेरबदल है, आपको मतलब ये चीजें याद रहनी चाहिए, इनको प्रशासनिक ढांचे के रूप में आप लोग जाना करते हैं डियर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए सर जी, तो हम अब समझ चुके हैं ये, और ये सब चीजें हम मैं बता रहा हूँ वो हरियाणा विधानसभा को अगस्त हाउस कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आपको ये याद रखना है कि हरियाणा राज्य के अंदर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र ये है लोहारू का। लोहारू पड़ता है भिवानी में। और यहां से एक बात बता देता हूं, जीते हुए कौन है? यहां से जीते हुए हैं हरियाणा के कृषि मंत्री, हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री, हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री, नाम है इनका जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल भी कहते हैं। अच्छा, हरियाणा में सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा राज्य में सबसे, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब जो जाना चाहता है जा सकता है, क्लास छोड़ के, छुट्टी तो हो चुकी है वैसे, ठीक है ना। तो हरियाणा राज्य में सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र, जिसके पास में फालतू टाइम वो बैठ सकता है, मेरी तरह कोई फालतू बैठा हो ना, जैसे मैं फालतू हूँ, कोई बैठा हो तो देख लेना।
हरियाणा राज्य में सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र वो है आपका, सबसे छोटे वाला कौन सा है, बलरामगढ़ है, बलरामगढ़। ये पहले बल्लभगढ़ था, यहां से जीते हुए हैं हरियाणा के परिवहन और चुनाव और खनन। हालांकि कृषि मंत्री अकेले नहीं है, अकेले कृषि नहीं है, इनके पास में कानून मंत्रालय भी है, मंत्री परिषद भी करवाना है आपको, करवाएंगे। परिवहन चुनाव खनन कल की क्लास में सबसे पहले मंत्री परिषद ही करवा देंगे। तो परिवहन चुनाव खनन मंत्री, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मूलचंद जी शर्मा, मूलचंद शर्मा। हालांकि इनके पास में हायर स्कूल एजुकेशन भी अब है, हायर स्कूल एजुकेशन। खाली स्कूल एजुकेशन तो कंवरपाल के पास में, लेकिन हायर स्कूल एजुकेशन इनके पास में मूलचंद शर्मा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है डियर, ठीक है ना। अच्छा सर, इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ी कौन सी है आपकी, तो मतलब जनसंख्या के आधार पे शहरी विधानसभा जो सबसे बड़ी है ना, वो फरीदाबाद है। ठीक है, ये एरिया के हिसाब से थी, ठीक है ना। हरियाणा राज्य में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा, और ये शहरी है, ये कौन सी है सर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी फरीदाबाद है। ठीक है ना, शहरों के अंदर ही आती है, ठीक है ना। अच्छा, और इसके अलावा याद करना, सबसे जो छोटी है ना वो बादशाहपुरा गुरुग्राम की, सबसे छोटी। अच्छा, ये तो ठीक लिखा हो ना, अरे क्या काट दिया, चलो खैर, सबसे छोटी बादशाह है गुरुग्राम। ये मैं यहाँ लिखना चाह रहा था ग्रामीण, ठीक है ना, ग्रामीण। ठीक है ना, तो ये याद रखना, बलरामगढ़ ये आपका बल्लभगढ़ ही होता था पहले, फरीदाबाद के अंदर आने वाला है आपका। ठीक है, तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना डियर, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा ये याद कर लेना, हरियाणा का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके नाम पे कोई विधानसभा सीट नहीं है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है, वो है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना डियर, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा आप लोगों को जो याद करने वाला पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, वो ये है कि हरियाणा में सबसे कम आयु की जो कैबिनेट, वो तो मैंने शायद पहले भी बताया होगा आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। एक हरियाणा का सबसे ऊंचा विधानसभा क्षेत्र भी पूछ सकते हैं आपसे, वो कौन सा था, गांव था, पहले चलो लिखते हैं, दामन गांव था शायद। हरियाणा का सबसे ऊंचा विधानसभा क्षेत्र, नीचे का तो कोई लॉजिक नहीं है, ऊंचा ही होगा, बाकी तो प्लेन है ही हरियाणा, ऊंचा होगा दामन गांव, दामन, ये होगा कालका क्षेत्र के अंदर पड़ता है, मतलब ये कालका पंचकुला, मतलब इस विधानसभा का सबसे ऊंचे वाला पॉइंट कह लो आप लोग, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना डियर, ठीक है।
अच्छा, हरियाणा के अंदर जो सबसे लंबा कार्यकाल वाले स्पीकर जो थे ना, वो कौन थे? हरियाणा विधानसभा के अंदर, हरियाणा विधानसभा में सबसे लंबा कार्यकाल वाले स्पीकर, सबसे लंबा कार्यकाल वाले स्पीकर जो है ना, वो तारा सिंह जी थे आपके। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना डियर, ठीक है ना। 82 से 87 तक रहे थे ये आपके, ठीक है ना। 24 जून 1982 से लेके और आगे ये चले थे 9 जुलाई 1987 के बीच, ठीक है ना। अच्छा, सबसे कम कार्यकाल, हरियाणा विधानसभा में सबसे कम कार्यकाल वाले स्पीकर, तो सबसे कम वाले थे राव साहब, ठीक है ना। तो ये भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है, ये राव वीरेंद्र सिंह स्पीकर भी बने थे, वीरेंद्र सिंह, ठीक है ना। ये 17 सितंबर 1967 से लेके और 23 मार्च 1967, ठीक है ना। सीएम भी थे ये, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट भी आपको यहाँ से याद कर लेना डियर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके यहाँ पे हो गया है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार स्पीकर बनने वाले कौन थे? हरमिंदर सिंह चड्ढा। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार, 3 बार स्पीकर बनने वाले थे हरमिंदर सिंह चड्ढा, ठीक है ना, हरमिंदर सिंह चड्ढा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं, मतलब थोड़ा है तो डिटेल ये, पर कोई बात नहीं है, काम आएगा आपके लिए यहाँ पे। चलिए सर जी, तो इन चीज़ों को आप लोगों को बहुत ढंग से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो ना हरियाणा, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में कुल जज की संख्या 85, लेकिन वर्तमान में कितने चल रहे हैं? लेकिन वर्तमान में 56 है, ठीक है ना। है तो टोटल 85, लेकिन वर्तमान में जो है ना आपके वो 56 चल रहे हैं, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, हरियाणा के अंदर फैमिली कोर्ट कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में फैमिली कोर्ट, एक तो हिसार में पड़ता है फैमिली कोर्ट हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को ये याद कर लेना है भिवानी, ठीक है ना। क्या डियर? अच्छा हाँ, ये सब मार्च नहीं है, ठीक। हम्म। हाँ ठीक है बेटा, ये ऐसे है, उल्टा कर दिया मैंने, चलो खैर। हाँ, तो एक तो हिसार के अंदर है, एक आपका भिवानी के अंदर है, एक है फरीदाबाद, ठीक है ना, फरीदाबाद है आपका, और एक है गुरुग्राम,
ठीक है ना, गुरुग्राम है, ये भी याद कर लेना। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा ग्राम न्यायालय कहाँ पे है? हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्राम न्यायालय, मतलब ग्राम न्यायालय जो गांव से कनेक्टेड ज्यादा है वो है भिवानी, ना भिवानी। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा का पहला चल न्यायालय या भारत का पहला चल न्यायालय, भारत का पहला चल न्यायालय, मतलब ये होता है मोबाइल कोर्ट, चलता फिरता कोर्ट होता है जो गांव में जाके फैसले सुनाता है। ये 2007 मेवात में बना था, उस टाइम पे मेवात था, आज के टाइम पे नूह है कहिएगा। अच्छा, हरियाणा में जाट हिंसा की जांच किसने की थी? SN झा आयोग ने की थी। हरियाणा में जाट हिंसा की जांच SN झा आयोग ने। ठीक है ना, जाट हिंसा की जो है ना आपका, ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद करना है, इन्होंने की थी। अच्छा सर जी, इसके अलावा आप लोग और क्या याद कर सकते हैं हरियाणा के अंदर? और आप लोग जो है ना हरियाणा के अंदर याद कर सकते हैं कि एक ना मुझे विधानसभा से फिर याद आ गया, फिर ये विधानसभा मार्क छूटेगी। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है ना विधायक बनने वाली महिला थी प्रसन्नी देवी, मुझे याद तो आ गया, क्या करूं, कंट्रोल तो कर रहा हूँ। हरियाणा नहीं, पहले चलो कोर्ट का चल रहा है ना, एक पृथ्वीराज की कचहरी और याद आ रही है मुझे, वो लिख देता हूँ। पृथ्वीराज की कचहरी, ये तोशाम की में, ठीक ना, तोशाम में कहलाती है। चलो, इसके बाद में हरियाणा में, ये मिसलेनियस पॉइंट लिख लेना चाहिए तुम लोग। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार 6 बार विधायक बनने वाली महिला प्रसन्नी देवी, ये याद कर लें, प्रसन्नी देवी, ठीक है ना। एक तो ये बनी थी आपकी 1962 के अंदर जब पंजाब इकट्ठे थे, एक बनी थी 1967 के अंदर बनी थी, फिर बाद में हट गया था ना वो आपका राष्ट्रपति 67 के अंदर बन गई थी, फिर ये आगे जाके 72 के अंदर भी बन गई थी, फिर आगे जाके ये 1982 के अंदर भी बन गई थी आपकी, और फिर बाद में 2005 के अंदर भी बन गई थी, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप लोगों को यहाँ से याद करने हैं डियर, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ही रोक देते हैं, ठीक है ना। काबू में कर लेता हूँ मैं अपने आप को भी, और तुम्हें भी यहाँ पे जो है ना मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद आ रही है, एक तीरथ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई, तीरथ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई, ये भारत में मुख्य न्यायाधीश बने थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे, न्यायाधीश बने, और ये पहले हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।